राइजर से ऊपर जाना शुरू करता है और फिर ये दोनों राइजर भी जाके ऊपर जाके फिर स्टीम ड्रम में कनेक्ट हो रही होती है नीचे लाइंस। तो इस तरह जो है ड्रम में एक तरफ से वो सैचुरेटेड लिक्विड आ रहा है, दूसरी तरफ से फिर वो नीचे जाके डाउन कमर से फिर राइजर से फिर ऊपर आ रहा होता है, फिर ऊपर आपके जब मिक्सचर आता है तो वहाँ मिक्सचर से आपके जो वेपर्स हैं वो ऊपर की तरफ ऊपर कलेक्ट हो रहे होते हैं, वाटर आपका नीचे होता है और वो अगेन एंड अगेन फिर इसी तरह जो साइकिल चलता रहता है, डाउन कमर फिर हेडर से फिर राइजर, और साथ साथ मजीद इधर से जो है जितना इवन इसी तरह जितना फ्लो रेट आपका वेपर में कन्वर्ट होकर फिर वो जो वेपर्स हैं वो आपके सुपरहीट में जा रहे हैं, वही इतना ही अगेन आपका जो है वो वहाँ से फ्लो आ रहा होता है आपका इकोनोमाइजर से स्टीम ड्रम में। तो स्टीम ड्रम में जो हमने बात की थी कि आपके पास डिफरेंट तीन टाइप्स थी कि आप वेपर्स और लिक्विड को किस तरह वो जो है उनको अलहदा करते हैं, क्योंकि एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग है। इस पर हमने बात की थी जिसमें ये हमारे पास एक सिंपल ग्रेविटी बेस है, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से वेपर्स ऊपर होंगे और आपके पास ये नीचे लिक्विड होगा। दूसरे में ये था मैकेनिकल में ये था कि यहाँ पे बैफल्स यूज करते हैं और यहाँ पे ये स्क्रीन्स हैं जिन काइंड ऑफ जाली टाइप होती है, बैफल्स प्लेट्स होती हैं जो कि डिवाइड करती हैं उसके फ्लो को, बट जो वेपर्स को, तो वेपर्स का जो ड्रॉपलेट्स होते हैं मेन जो वाटर के बड़े जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो मेनली इसी में ही फिल्टर आउट हो जाते हैं, लेकिन स्टिल कुछ थिन फाइन ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो आगे स्क्रीन में मजीद फिल्टर आउट होकर फिर आगे वेपर सुपरहीट में चल जाता है। और फिर अगर स्पेशली फिर जो हम इस तरफ राइट साइड में मूव करते जा रहे हैं ना ये ग्रेविटी से इस तरफ, तो बेसिकली होता क्या है कि जो अगर हम ऐसा जो है केस है जिस केस में आपकी बॉइलिंग है वो हाई प्रेशर के ऊपर हो रहा है, तो जितना हायर प्रेशर जितना क्रिटिकल प्रेशर के करीब जाते जाते हैं तो आपके पास जो बेसिकली जो वेपर्स और लिक्विड्स के दरमियान जो डेंसिटी डिफरेंस है वो बहुत कम होता जाता है, ठीक है, और उनके दरमियान डिफरेंस बहुत कम है, देखें ऊपर जाके एग्जैक्टली क्रिटिकल पॉइंट पे वो सेम हो जाता है। तो इसी वजह से फिर आपको जो है वो मैकेनिकल की तरफ और इवन और भी बहुत कम है, अगर बिल्कुल आप जो है वो क्रिटिकल पॉइंट से कुछ ही नीचे हैं तो हायर सब क्रिटिकल के ऊपर आपको माइट भी ये सेंट्रीफ्यूगल जो है ये आपको फेवर करे। अच्छा अब ना ये जो भी है इसको काइंडली आप जो है लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड आपने इस पे से गो थ्रू, और इफ आई मिस समथिंग और अगर कोई चीज़ को मिस हुई है और कोई आपको फील होती है तो देन लेट मी नो, हम उसको डिस्कस भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा बेसिकली हम स्टीम जनरेटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं, स्टीम ड्रम था, इसी तरह सुपर हीटर्स रीहीटर्स, आई थिंक इसके ऊपर मैंने बात की थी शायद, या एग्जैक्टली इस पे मैंने की थी ना लास्ट टाइम बात, सुपर हीटर्स एंड रीहीटर्स, चले हम देख लेते हैं। सेकंड चैप्टर में। हाँ अच्छा, सुपर हीटर्स और रीहीटर्स, अब क्या होता है कि स्टीम ड्रम से वेपर्स जाते हैं फिर सुपर हीटर्स में, ठीक है, और फिर वहां से सुपर हीटर से टरबाइन जाते हैं, तो अगर रीहीटर भी लगा हो तो फिर दोबारा वो फिर रीहीटर में आते हैं। अच्छा अब इसमें सुपर हीटर में दो टाइप्स हैं, एक कन्वेक्शन टाइप है और रेडिएशन टाइप है। कन्वेक्शन में बेसिकली हीट एक्सचेंज करने जिस लास्ट में बात की थी कि तीन मोड्स हैं, तो मेनली हम जब कन्वेक्शन टाइप सुपर हीटर बात करते हैं उसका मतलब ये है कि उसमें जो मेन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर वहाँ पे हो रहा है, जो फ्लू गैसेज हैं जो बर्न हो रहा है, आपका फ्यूल रेट बर्न हो रही है, उससे जो वाटर को अंदर जो स्टीम प्रोड्यूस हो रही है जिसमें वाटर में या अंदर वेपर जो चल रहे हैं सुपर हीटर में, इनके दरमियान जो मेन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर वो कन्वेक्शन है, ठीक है, इसीलिए इसको वो कन्वेक्शन सुपर हीटर कहते हैं। ये मेनली आमतौर पर ये होता है कि ये इसी तरह होता है कि एग्जैक्टली ये डायरेक्टली एक्सपोज नहीं होती, ये वाली जो इसकी जो लाइंस होती हैं, ठीक है, ये डायरेक्टली एक्सपोज नहीं होती जहाँ पे वो आपकी बर्निंग हो रही है, तो मेनली क्या होता है कि आपके पास जो है वो यहाँ पे जो मेन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर ऑफ कन्वेक्शन है। दूसरी तरफ रेडिएंट सुपर हीटर में क्या है कि मेन यहाँ पे मोड ऑफ हीट ट्रांसफर जो है वो आपका रेडिएंट है, ये डायरेक्टली एक्सपोज होते हैं कंबशन के, और इन दोनों में जो डिफरेंस आपके पास है, जो मेनली जो चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली वो है आपके पास स्टीम आउटलेट टेम्परेचर, ठीक है, आपका स्टीम का आउटलेट टेम्परेचर किस तरह वेरी करता है दोनों में। अगर स्टीम फ्लो जो है वो आपका जो है वो जब चेंज होता है स्टीम फ्लो, ठीक है, इन स्टीम फ्लो का मतलब अमाउंट ऑफ स्टीम, लेट्स फॉर एग्जांपल मैं आगे पीछे इसी तरीके से अगर हम फीड वाटर बढ़ा देते हैं तो ओवरऑल फ्लो रेट हमारा क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो अगर हम फ्लो रेट बढ़ाते या कम करते हैं तो उसकी वजह से स्टीम टेम्परेचर के ऊपर किस तरह इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये दोनों का ये बेसिकली ये बिहेवियर कन्वेक्टिव और रेडिएंट का, इसके ऊपर ये जरा मैं इस पे गो थ्रू भी कर रहा हूँ। अर्ली सुपर हीटर डिजाइन प्लेस्ड
them both place them above or behind banks of water tubes to protect them from combustion flames and high temperatures. Exactly, and uske behind side. The main mode of heat transfer between the combustion gases and the separated tube therefore was convection, and that type of separator became known as the convection separator. The main distinguishing characteristic is its response to load change. अब वो load change है. अब let's suppose आपने higher power, अगर आपने जो है हायर पावर आपको रिक्वायर्ड है टरबाइन में, तो फिर क्या करते हैं? हायर पावर के लिए यानी हमेशा पावर प्लांट एक सर्टेन लोड पे नहीं चलता, आप वो पार्शियल लोड पे भी चल रहा होता है, ठीक है, लेट्स सपोज 50% कैपेसिटी पे चल रहा है, 70% है, 80%, ये ग्रिड्स के अंदर जो चेंजिंग आती रहती है और जो आपको पावर रिक्वायर्ड होती है उसी हिसाब से वो बेसिकली एडजस्ट करते हैं। अब लेट्स सपोज करें 50% पे जा रहा है, अब जब रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो रिक्वायरमेंट बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? आपको डेफिनेटली आप फ्यूल भी ज्यादा बर्न करेंगे, एयर का ज्यादा रिक्वायर्ड होगी उसके लिए, वो भी बढ़ाएंगे, लेकिन साथ ही फिर आप मेनली मकसद क्या टरबाइन में कि उसके इनलेट पे अमाउंट ऑफ स्टीम भी ज्यादा हो और उसका हायर प्रेशर और टेम्परेचर पे आपको अवेलेबल हो। तो इसके लिए फिर तो अब उस सूरत में ये देखना है कि अगर आपके पास जो लोड जो चेंज है, लोड की जब बात करें तो लोड मीन क्या हुआ कि टोटल आउटपुट पावर कितनी है। तो जो अगर आपने आउटपुट पावर बढ़ानी है अगर हायर, तो इसलिए फिर क्या करना है, आपको हायर हीट ट्रांसफर करनी पड़ेगी, हायर हीट ट्रांसफर और हायर आपके पास अंदर स्टीम आएगी। तो अगर लोड आपके पास जब वो चेंज होता है तो उस सिनेरियो में आपके पास कन्वेक्शन सुपरहीटर का रिस्पांस क्या होगा? एज डिमांड फॉर स्टीम इंक्रीजेस, फ्यूल एंड एयर फ्लो एंड हेंस कंबशन गैस फ्लो आर इंक्रीज्ड, ठीक है, वो इंक्रीज कर देंगे। द कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इंक्रीजेस बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द ट्यूब। अब क्या होता है कि जब आपके पास दोनों तरफ, एक बाहर की तरफ उसके ट्यूब्स के अंदर, ये बेसिकली हम जो डिस्कस कर, ये वाटर ट्यूब बॉयलर्स की डिस्कस कर रहे हैं ना आज, जो मॉडर्न बेसिकली वो वाटर ट्यूब है, जो हमने शुरू में डिफरेंट टाइप्स में डिस्कस की थी, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग वाटर ट्यूब बॉयलर के ऊपर शिफ्ट हो गए थे। तो ये सिंपली वाटर ट्यूब यानी कि ट्यूब्स के अंदर से वाटर जा रहा है, या इसी तरह जो है इकोनॉमाइजर में वाटर होता है, फिर स्टीम ड्रम के बाद फिर जो हीटर के अंदर, फिर ट्यूब्स के अंदर क्या वेपर्स होते हैं जो फिर सुपरहीटेड में कन्वर्ट होते हैं, और इसी तरह जो स्टीम ड्रम से वो राइजर वाली ट्यूब्स होते हैं उनके अंदर वो मिक्सचर होता है। अच्छा, अब ट्यूब है, सुपरहीटर की बात करें, उसके अंदर वेपर है यानी उसके अंदर स्टीम चल रही है, स्टीम उसके अंदर है, बाहर फ्लूइड गैसेस है। जब लोड बढ़ेगा तो हमने क्या किया, उस स्टीम की अमाउंट बढ़ा दी। जब अमाउंट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इनसाइड जो वेपर्स हैं उनकी वेलोसिटीज बढ़ेगी, ठीक है, उनकी जब वेलोसिटीज बढ़ेगी हायर फ्लो होगा। तो हायर फ्लो, जब फ्लो में इंक्रीज करते हैं वेलोसिटी बढ़ती है, तो वेलोसिटी बढ़ने से एच की वैल्यू बढ़ती है ना, Q इज इक्वल टू एच ए डेल्टा टी, यही हम करते हैं ना हम लोग। तो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट बेसिकली क्या होता है हमारा, बढ़ता है। तो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट डेफिनेटली क्या हुआ, जब ये सिंपल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट क्या था, तो इसमें ये यूनिवर्सल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं, इनसाइड और आउटसाइड। अब क्या होता है कि आउटसाइड भी फ्लू गैसेस बढ़ती हैं क्योंकि वहां पे एयर और फ्यूल ज्यादा देना शुरू होता है। तो इसका कन्वेक्टिव मोड, जिसमें मेन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है, उसका एडवांटेज ये होता है कि फिर उस मोड में एनहांसमेंट लोड चेंज के साथ जो है वो होनी शुरू हो जाती है। तो अब इसमें जो पॉइंट नोट करने वाला ये है, एक चीज होती है कि अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर करना। अब Q इज इक्वल टू एच ए डेल्टा टी है, तो अगर हीट में इंक्रीज कर रहा हूं लेकिन उस हीट के साथ मैं एच को भी अगर इंक्रीज कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है कि मैं और मोर एफिशिएंटली अब हीट उसमें ऐड कर रहा हूं। मेरे पता अंडरस्टैंड कर रहे हैं? एच को इंक्रीज करने का मतलब ये होता है कि जितना एच इंक्रीज होगा इसका मतलब ये होगा कि मैं मोर एफिशिएंटली उसमें हीट इंक्रीज कर रहा हूं, इतना ही कम डेल्टा टी आपके पास हो आएगा, इतने इजीली आप जो उनके दरमियान जो वो अपना जो हीट ट्रांसफर हम लोग वो कर रहे हैं। तो ये बेसिकली स्पेसिफिकली कन्वेक्टिव में ये एडवांटेज होता है। इंक्रीजिंग द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट बिटवीन गैस एंड स्टीम फास्टर देन द इंक्रीज इन मास फ्लो रेट ऑफ द स्टीम अलोन। अगर सिर्फ जो स्टीम का मास फ्लो रेट है उससे भी ज्यादा, यानी कि पहले की निस्बत अब एच एनहांस होने की वजह से इवन उसकी जो हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी है वो और उसकी इंक्रीज हो जाती है। The commercial temperature do not materially change with load. Thus, the steam receives greater heat transfer per unit mass flow. क्योंकि वो एच बढ़ गया तो पर यूनिट मास फ्लो अब एफिशिएंसी बढ़ गई, इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है और हीट एक्सचेंजर की, तो आपके पास जो है वो पर यूनिट मास फ्लो रेट उसको बढ़ती है, इट्स टेंपरेचर इंक्रीजेस विद लोड, और उसका टेंपरेचर इंक्रीज करता है लोड के साथ, जो कि ये बेसिकली यहां पे शो किया है आउटलेट टेंपरेचर स्टीम का, यानी स्टीम मास फ्लो बढ़ाया आपने तो, लेकिन अमाउंट ऑफ हीट की एफिशिएंसी की वजह से ना सिर्फ उसने एक्स्ट्रा वाटर को भी कूल किया, बट के उसके अलावा क्या है, मजीद इवन एफिशिएंसी की वजह से उसका मजीद टेंपरेचर भी इंक्रीज होता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये कन्वेक्टिव का हमारे पास बिहेवियर ये आता है, जो हमें जो है इसको बढ़ाते जाते हैं। ये मेरा पॉइंट अंडरस्टैंड किया आप लोगों ने? क्लियर है? यस सर। गुड। अच्छा, उसके बाद रेडिएंट सुपर हीटर जो है, रेडिएंट के अंदर इशू ये है
इसमें एक मिनट में इसको गो थ्रू भी करता हूँ। This placement of superheater results in the main heat transfer between the hot gases and flames and the tuber out was to be accomplished by radiation. This design has come to known as the radiant superheater. Radiation heat transfer is proportional to, ये तो खैर सिंपली वही जो आपके पास जो फ्लेम टेम्परेचर है और जो वॉल टेम्परेचर है, ट्यूब्स की वॉल और जो फ्लेम के टेम्परेचर मेन रेडिएशन है कि उनकी पावर 4 के ऊपर है. where TF and TW are the flame and tube wall absolute temperatures respectively. फ्लेम टेम्परेचर का आइडिया है ना, वो जो फ्लेम है जो बर्निंग हो रही है उसका टेम्परेचर और ये वॉल का टेम्परेचर. लेकिन अब होता क्या है, अब इस सिनेरियो ये है कि TF is much greater than TW. The heat transfer is essentially proportional to TW because TF is not strongly dependent on load. अच्छा, अब वही बात है कि अब फ्लेम टेम्परेचर जो है, जो मेन जो बर्निंग यहाँ पे हो रही है, अब ये मेनली उस फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स पे इसका मेन डिपेंडेंट होती है, फ्यूल कौन सा बर्न कर रहे हैं. ठीक है, जिस तरह एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर का तो आपको आइडिया होगा, लेकिन यहाँ पे ये एडियाबैटिक नहीं है, इसलिए यहाँ स्ट्रांगली का वर्ड यूज किया. अगर सिंपल एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर कहें तो वो सिंपल एक उसकी वैल्यू होगी और वो जो है फ्यूल की टाइप सिंपल टेबल में जाए आपको वैल्यू मिल जाएगी. लेकिन अगर जो है एडियाबैटिक अगर नहीं है, साथ हीट एक्सचेंजेस अगर हो रहे हैं तो डेफिनेटली वो बिट दैट विल बी डिफरेंट. लेकिन मेनली मकसद कहने का क्या है कि आपके पास जो फ्यूल बर्न कर रहे हैं, क्या वो कोल बर्न हो रहा है, ठीक है, फर्नेस ऑयल बर्न हो रहा है, आपके पास गैस बर्न हो रही है, एलएनजी डिफरेंट जो टाइप ऑफ फ्यूल्स हैं वो आपके पास बर्न हो रहे हैं. तो मेनली इसकी डिपेंडेंस उनके ऊपर ज्यादा होती है. तो ये ज्यादा लोड पे डिपेंडेंट नहीं है. आप बेशक फ्यूल और एयर बढ़ा भी देते हैं ना, तो मेनली वो जिस टेम्परेचर के ऊपर वो जब आपके पास जो कंबशन होगी तो वो जो टेम्परेचर अचीव होगा वो मेनली जो है वो डिपेंडेंसी उसकी वो जो है वो एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर है, मेन उसका सोर्स है और वो फ्यूल डिपेंडेंट है. तो यहाँ पे जब लोड बढ़ाने के साथ जो टीएफ में वेरिएशन है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से बेसिकली क्या होता है कि इसमें जो हीट ट्रांसफर में जो बेसिकली वो है वो एनहांस नहीं होती. जबकि आप लोड की वजह से क्या करते हैं, मास रेट उसका अंदर स्टीम का बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं, वो आप बढ़ाते हैं, तो स्टीम का मास बढ़ा दिया है. दूसरी तरफ जो हीट एक्सचेंज में जो आपके पास है वो इंप्रूवमेंट इतनी नहीं आती, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके पास इवन ये रेडिएंट के केस में देखें टेम्परेचर ड्रॉप होना शुरू होता है. हीट तो अब पहले से कम नहीं हो रही, लेकिन मसला ये कि पर यूनिट की ना, क्योंकि टेम्परेचर आउटलेट पे डिपेंड करता है कि पर यूनिट आप जो है वो जो स्टीम है वो कितनी हीट ऐड कर रहे हैं. तो पर केजी लेस को जितनी हीट ऐड करेंगे उसी हिसाब से उसका टेम्परेचर बढ़ेगा ना. तो पर यूनिट जो है वो अब इसमें क्या होती है, वो डिक्रीज होती जाती है. क्यों? क्योंकि इसलिए कि अब मास पहले की निस्बत मास रेट तो आपने बढ़ा दिया, लेकिन रेडिएंट वाला हीट ट्रांसफर जो है इसमें एनहांसमेंट नहीं हुई, जिसकी वजह से पर यूनिट हीट एडिशन इवन लोअर हो गई है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या आएगा, ये इवन जो है वो टेम्परेचर में ड्रॉप आएगा. तो ये बेसिकली जो है ये रेडिएंट सुपरहीटर में बेसिकली ये इशू होता है. अच्छा, फिर इसमें फिर उसके अलावा ये इसको इस तरह भी किया जाता है कि आपके पास कंबाइंड कॉन्फ़िगरेशन भी यूज की जाती है. कंबाइंड कॉन्फ़िगरेशन में ये है कि जिसमें दोनों मोड ऑफ हीट ट्रांसफर जिसमें रेडिएंट भी वो और कन्वेक्टिव दोनों को जो है वो मोर लेस एवरेज आउट कहने का एवरेज आउट किया जाता है. तो उस सिनेरियो में अगर इस दोनों को अगर हम कंबाइन अगर हम करें तो हमारे पास जो है ये इस तरह का हमारे पास ये स्मूथ काइंड ऑफ हमारे पास ये रिस्पांस आएगा. अच्छा, सुपर हीटर्स और रीहीटर्स में ये आपके पास तीन तरह के ये डिफरेंट 3 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस हैं. ठीक है, कि इसकी ट्यूब्स किस तरह लगी होती है. मैं अगर आपको शो कर सकूं, अपने तौर पर जरा सर्च कीजिएगा कि आपके पास जो ट्यूब्स होती है. मैं चले किसी टाइम में कोशिश करूंगा कि यार आप लोग के साथ ना एक अलग से हम लोग अपने तौर पे हम लोग सेशन कर लें, जिससे क्या कहता है कि वो कोई एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं है, इस कोर्स के पर्सपेक्टिव से नहीं है, वो वैसे ही मैं आपको कुछ दिखा दूंगा. अभी तो हम आगे मूव ऑन करते हैं, बेहतर है मैं उधर टच नहीं करता. हम अपने तौर पे कर लेंगे. जो स्टीम जनरेटर है मैं चाह रहा था यार उसके जो डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, इवन तो कौन कौन से केमिकल्स के हम उसमें डोजिंग करते हैं. ठीक है, किसी एक का जो है ना इंडस्ट्रियल स्टीम जनरेटर, इंडस्ट्रियल क्या रूम बल्कि यूटिलिटी बेस्ड होता है. यूटिलिटी बेस्ड मीन पावर प्लांट में किसी एक स्टीम जनरेटर को लेके हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, तो वो थोड़ा बेहतर हो जाता है. सबसे बेस्ट तो ये होता कि यार चलो अल्लाह का ऐसा मंजूर था, कोरोना ना होता हम लोग एक पावर प्लांट को विजिट करते हैं. इस कोर्स में मेरे ख्याल में स्पेशली इस कोर्स पर्सपेक्टिव से देखें तो ये जो है वो हमारे लिए बड़ा बेनिफिशियल होता है.
अच्छा अच्छा, आपके पास जो ट्यूब की कंस्ट्रक्शन है 3 टाइप्स हैं। ये आपके पेंडेंट है, वर्टिकली जो बेसिकली हैंग्ड होती हैं, ये कंस्ट्रक्शन ये यहाँ बेसिकली अटैच्ड होती हैं। ये आपके पास इस तरह ये बॉटम पे इधर अटैच्ड है, इसको इन्वर्टेड बोलते हैं। ये हॉरिजॉन्टल आपके पास है वो ट्यूब जिस तरह अटैच होती है। अब इन तीनों के अपने एडवांटेजेस हैं, हम देख लेते हैं। इसमें pendant tube separators and reheaters are those that are hung from above. They have the advantage of firm structure support, but the disadvantage of flow blockage by condensed steam after cold shutdown, which necessitates slow start to purge the water that accumulates in the bottom. अच्छा, अब वही बात है, पावर प्लांट के अंदर शटडाउन तो आते रहते हैं। जब शटडाउन होता है, वैसे तो सुपर हीटर में या रीहीटर में हम करते क्या, स्टीम ड्रम में यही तो हमने डिस्कस किया था कि वहां में हम ड्रॉपलेट नहीं आगे जाने देते। ड्रॉपलेट्स जाएंगे तो फिर उसमें काफी इश्यूज आएंगे, हीट ट्रांसफर के इश्यूज आएंगे, अलग आएंगे, उसके साथ जो इम्प्योरिटीज जाएंगे उसकी वजह से और ज्यादा इश्यूज आएंगे। ठीक है, तो लेकिन ये मकसद क्या है कि हम सुपर हीटर में तो आपके पास वाटर वो नहीं जाता, लेकिन मसला ये है कि आपको शटडाउन करने पड़ते हैं। ठीक है, किसी भी रीजन के मेंटेनेंस है, प्लान्ड है, अनप्लान्ड व्हाटएवर। तो जब भी फिर आप कोल्ड शटडाउन का मतलब ये है, कोल्ड शटडाउन हम कहते हैं कि जब आप उसको क्लोज करते हैं तो जो है हार्ड शटडाउन ये है कि आप टेम्परेचर मेंटेन रखें, जैसे आप टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, बाकी ओवरऑल आप जो है आगे शटडाउन कर दें, लेकिन टेम्परेचर। कोल्ड शटडाउन मतलब ये कि जब टेम्परेचर बिल्कुल ड्रॉप कर दें, तो जो आपके अंदर जो ट्रैप्ड स्टीम होगी सुपर हीटर में या रीहीटर में, वो फिर क्या होगा, वो कंडेंस हो जाएगी, कंडेंस होगी। तो कंडेंस होने की वजह से जब आप उसको जब स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद फिर क्या होगा आपके पास, तो वही जो पीछे से जब स्टीम जाएगी तो आगे जो कंडेंस हुई है, जो वो वाटर होगा, वो बेसिकली आपके पास यहाँ पे फ्यूल में वो बेसिकली आपके पास वो ट्रैप्ड होगा। तो उसकी पर्चिंग हम फिनोमेना बोलते हैं, जब भी कोई भी ट्रैप्ड आपके पास जो ड्रॉप्स होते हैं ना, उन ड्रॉप्स को निकालने के लिए। ठीक है, कोई भी मशीनरी में किसी भी कहीं पे भी आप जो है ये पर्चिंग, इवन हम फ्यूल की लाइंस होती है ना हमारे पास, फ्यूल की लाइंस में ये पर्चिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, तो कहीं भी वो ड्रॉपलेट्स हैं, जैसे आपके पास गैसेस फ्यूल आ रहा है, बीच पे आगे कहीं पे ड्रॉप्स हैं, ड्रॉपलेट्स हैं, वो ड्रॉपलेट्स जो बेसिकली वो फिर ब्लॉकेज का सोर्स बनते हैं। तो फिर उन ड्रॉपलेट्स को फिर क्या करते हैं, पर्जिंग क्या करते हैं, आमतौर पर एटमोस्फेयर में फिर उसको थ्रो आउट करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये मसला है कि ये अभी अगर इसको हम देखें तो यहाँ पे फिर नीचे फिर क्या होगा, इसमें ये होगा कि यहाँ पे ये नीचे हमारे पास में वाटर आ जाएगा, वाटर होगा वो कोल्ड में, ये इसमें इशू आता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये यहाँ पे ये हमारे पास ब्लॉकेज आएगी। अच्छा, एक मिनट मुझे ये चेक करने दीजिए। अच्छा, ये पकड़ा गया, ये हमारा अपना करता है, यूपीएसएस का साउंड करता है, जो कल आपने बताया था ना। मैं समझा शायद बाहर कोई काम भी हो रहा था, मैं समझा था कल शायद बाहर से आवाज आ रही है। अच्छा, दूसरा इन्वर्टर टाइप है, पहले में नीचे वाटर जमा होता है जो उसको फिर पर्ज करना पड़ता है। उसमें ये एडवांटेज है कि आपके पास यहाँ पे वाटर आपके पास नहीं होता। ठीक है, जिस वजह से उसका इशू नहीं होता, लेकिन उसका फिर इशू ये है कि दे हैव प्रॉपर ड्रेन्स, उनकी यहाँ से बॉटम में ड्रेन्स होती हैं, बट लैक द स्ट्रक्चर रिजिडिटी। लेकिन ये स्ट्रक्चरली स्टेबल नहीं है, ये हैंगिंग वाली स्ट्रक्चरली बेटर है, लेकिन इसमें बेसिकली आपके पास फिर क्या है, ये स्ट्रक्चरली इतने जो है वो मैकेनिकल इंटीग्रिटी का इनका इशू है। अच्छा, उसके इस दोनों के इश्यूज को देखने के लिए कि मैकेनिकल इंटीग्रिटी भी आपके पास है और आपके पास ये जो स्टीम कंडेंस होने के बाद ब्लॉकेज है वो भी, तो इस ताकि उसमें भी बाकायदा आपके पास ड्रेनेज हो, ताकि वो वाटर आप उसको इजीली आप निकाल सकें। तो इसके लिए बेसिकली ये आपके पास जो हॉरिजॉन्टल सेपरेटर जनरेटर्स है, ये कॉन्फ़िगरेशन है जो बेसिकली प्रेफर की जाती है। is not commonly used, inverter type is not commonly used, horizontal type units, horizontal type units are usually supported horizontally in the vertical gas ducts parallel to the main furnace and receive the hot gases after U-turn at the top. अब इसमें फिर क्या होता है कि देखें ये पूरी एक्सपोज करनी है ना, तो इसी तरह फिर इसमें जो है, इसमें फिर क्या होता है कि इसमें ये जो है उनको डाइवर्ट की जाती है डायरेक्शन, और इस तरह डेफिनेटली फिर यहाँ से इसको करते हैं, क्योंकि इसके वो परपेंडिकुलर हमने इसके परपेंडिकुलर जो वो गैस हमने गुजारनी होती है। Do not view the flame directly and hence सर जी सर जो पर्चिंग का फिनोमेना आपने बताया, ये
तीनों में अकर करता है, ए बी सी, जो पेंडेंट इंवर्टेड और नहीं, हॉरिजॉन्टल सुपर हीटर्स हैं। पर्जिंग हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी, इसमें स्पेसिफिकली, इसमें जिसमें ड्रेनिंग होगी ना, उसमें ड्रेनिंग में क्या है, लेट्स सपोज एक लाइन है, उस लाइन में आपको पता है ड्रॉपलेट्स जब वो आएंगे और आपके पास एक बॉटम पे लेट्स सपोज नीचे आपने एक वाल्व लगाया हुआ है और नीचे एक आपने पिट बोलते हैं हम तो पहले कोई भी हमने गहरी सी एक वो बना दी है जगह जहाँ पे जो भी ड्रॉपलेट्स वो इकट्ठे हो जाए, जब बंद हुआ वो सारे इकट्ठे हो गए, हम क्या करें, सिंपल नीचे से वो वाल्व ओपन कर दें, वो सारा वो ड्रॉपलेट्स हम लोग नीचे से निकाल दें। अब उस एरिया में क्या होगा, उसको फिर क्लोज करें उसको, और पीछे से आपने जो भी अपना फ्लो गुजारना उसको गुजारें, कोई इशू नहीं होगा क्योंकि हमने वहां से निकाल दिया, इसको हम ड्रेनेज क्या है, ड्रेन करना है। लेकिन अगर हमारे पास वो ड्रेन इशू नहीं होगा, वो वाला यानी कि ड्रेन नहीं है, उसकी वजह फिर आपके पास जो अंदर जो ट्रैप्ड आपके पास हुआ है, जो लिक्विड आपके पास पड़ा हुआ है, अब वो आप उसको निकाल नहीं, इस तरह नहीं निकाल सकते, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप पर्जिंग मतलब ये है कि फिर वही प्रेशराइज्ड गैस उस पर से कोई ना कोई गुजारेंगे, एयर कुछ भी आप गुजारेंगे, और उसके थ्रू फिर आप उसको प्रेशर के थ्रू आप उसको निकालने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप लेट्स सपोज अगर मशीन को फ्यूल देना है तो आप फ्यूल में नहीं चाहते वो ड्रॉपलेट्स जाएं, तो फिर क्या करेंगे, वो कट आउट करेंगे उस मशीन में जो जा रहा है शुरू में, तो शुरू में जो आप उसमें से गैस गुजारेंगे उसे क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर में फेंकेंगे, वो अपने साथ पहले शुरू में ड्रॉपलेट्स लेके जाए, ठीक है। वो ड्रॉपलेट्स जब उसमें से लाइन में से खत्म हो जाएंगे, फिर आप उसको क्या करेंगे, आउट वाली लाइन ऑफ करके फिर आप जो आगे मशीन को जो फ्यूल लेट्स है जो गैस जो इन कर रहे हैं, आप उसको वो फिर इन कर देंगे, ठीक है। तो पर्जिंग बेसिकली फिर इसमें ए वाले सिनेरियो में कि आप गैस के थ्रू आप प्रेशराइज करके आप उसको निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ड्रेनेज नहीं है, यहाँ पे ड्रेनेज है, आप ड्रेन कर सकते हैं, वहां पे आपको फिर पर्जिंग की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, सही होगा। अच्छा, दे हैव बोथ प्रॉपर ड्रेनेज एंड गुड स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, इसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, बॉयलर्स की तरफ हम लोग आते हैं, वंस थ्रू बॉयलर्स। अच्छा, वंस थ्रू बॉयलर्स, ये पहले ही बात की थी, मेनली तो आमतौर पे वंस थ्रू बॉयलर्स यूज करते हैं हम लोग जहाँ पे आपके पास स्टीम अबव क्रिटिकल प्रेशर के ऊपर हमारे पास स्टीम होती है, उसमें स्टीम बॉयलर की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन उससे नीचे भी अगर आपके पास जो है स्टिल देयर इज एन ऑप्शन, और उसके अपने जो है फिर डिसएडवांटेजेस भी हैं, इसलिए मेनली हमारे पास जो सिस्टम है, मॉडर्न सिस्टम में मेनली हम स्टीम ड्रम हम देखेंगे कि हम क्या करते हैं, जब भी हम सब क्रिटिकल प्रेशर्स के ऊपर अगर हम उसको स्टीम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, स्टीम ड्रम यूज करते हैं, तो यहाँ पे ये हमारे पास ये डाउन कमर होता है और इसके अंदर ये राइजर्स की लाइंस होती हैं, तो ये हमारे पास ये हम बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं। वंस थ्रू का मतलब ये है कि आप इस तरह करें, हमारे पास जिस तरह इकोनोमाइजर में की ट्यूब्स है ना, उसी तरह आगे फिर आपके पास बॉयलर की ट्यूब्स आ जाए, कोई ड्रम नहीं लगा हुआ, कोई रीसर्कुलेशन, लेकिन यहाँ तो रीसर्कुलेशन चलती रहती है, यहाँ पे आता है ये जो मिक्सचर आता है, इस मिक्सचर के अंदर स्टिल ये सारे सारा वेपर में नहीं कन्वर्ट होता, बल्कि क्या होता है, इसमें कुछ वेपर होता है, माइडी 50 60 70% जो भी होगा, उसमें से फिर वो बाकी वेपर ऊपर चला गया और फिर लिक्विड इधर है और मजीद भी पीछे से आपके पास आ रहा है, तो ये इसी तरह, तो ये रीसर्कुलेशन इसमें ये चलती रहती है, तो वंस थ्रू का मतलब ये है कि आपके पास एक बार इकोनोमाइजर से गुजरा ट्यूब में से, ठीक है, उसका टेम्परेचर बढ़ा, फिर आगे ट्यूब में से उन्हीं के अंदर बॉइलिंग होते होते, वो बॉयलर की ट्यूब्स हैं एक बार सीधा सीधा होते होते उसके बिल्कुल एंड पे जाके वो सारे सारा क्या हो, सैचुरेटेड सॉरी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद आगे सुपर हीटर में चला जाएगा, तो वहां पे यानी कि दरमियान में कहीं भी बॉयलर यूज नहीं है, कोई रिसर्कुलेशन नहीं, बस उन ट्यूब में से जैसे यहाँ से ये आया ना, तो यहाँ पे ये सैचुरेटेड लिक्विड है, तो यहाँ से गुजरते गुजरते ये ऊपर जाके ये सैचुरेटेड वेपर पे कन्वर्ट टोटली हो चुका होगा, ये दोबारा कोई ड्रम लग के कोई रिसर्कुलेशन नहीं, तो ये हमारे पास इस कॉन्फ़िगरेशन हम कहते हैं वंस थ्रू बॉयलर्स। और इसमें वंस थ्रू बॉयलर में फिर हमारे पास क्या है, वो फोर्स्ड सर्कुलेशन है, यहाँ पे ये जो सर्कुलेशन थी ना बेसिकली, ये तो हमारे पास है ये ग्रेविटी प्रिंसिपल के ऊपर थी ना, हमने लास्ट टाइम हमने बात की थी, ठीक है, ये फोर्स भी हो सकती है, बट जो ये नेचुरल सर्कुलेशन बेस्ड भी हो सकती है, लेकिन इसके अंदर बेसिकली क्या है, यहाँ पे तो जो ट्रांसफर है, यहाँ पे हम कहीं भी उस चीज का, यहाँ पे तो बेसिकली इस लाइन को हम रखते ही बाहर हैं इस बॉयलर से जो नीचे लाइन आ रही है, ताकि इसमें डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है, यहाँ पे कोई वो आपके पास बॉइलिंग नहीं हो रही, यहाँ बॉयल होने की वजह डेंसिटी कम हो गई, तो इसी हायर डेंसिटी की से फायदा उठा के इस वाटर को यहाँ से ऊपर हम ट्रांसफर कर देते हैं, और यहाँ से पीछे से जो लाइन कन्वर्जर्स आ रही थी वो डायरेक्टली स्टीम ड्रम में आ रही थी, और लेकिन इसके अंदर ये जो आपके पास यहाँ सर्कुलेशन है, ये हमारे पास नेचुरल सर्कुलेशन फिनोमेना हो रहा है, जो हायर डेंसिटी यहाँ नीचे जो आ रही है, इसमें सारी सैचुरेटेड लिक्विड डेंसिटी होती है, और इसमें जो ये डेंसिटी है, ये सैचुरेटेड लिक्विड से डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि इसके अंदर वेपर भी है, ये मिक्सचर है,
लेकिन इस सिनेरियो में क्या होगा, इस सिनेरियो में तो कहीं भी हम उसकी हेल्प नहीं ले रहे, ठीक है, हम तो सिंपली जो इसके अंदर से भी जो ये ट्रांसफर होगी, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, वही जो इनिशियल फीड वाटर पंप लगा हुआ है, उसने जो प्रेशर यहाँ भी है उस प्रेशर को उसी में मीट करना है। तो बेसिकली इसको हम कहते हैं, इसलिए कहते हैं फोर्स्ड सर्कुलेशन बेसिकली इसमें यूज की जाती है, और ये इसको यूनिवर्सल प्रेशर बॉयलर भी इसको कहते हैं। The later name is because of applicable to all temperature pressure. यूनिवर्सल प्रेशर बॉयलर मतलब ये हुआ कि ये हर एक के लिए यूज हो सकता है, आप लोअर के ऊपर भी आप काम कर सकते हैं, करें लोअर प्रेशर टेम्परेचर, लोअर मीन सब क्रिटिकल से नीचे भी आप ये कॉन्फ़िगरेशन यूज कर सकते हैं, और उसके अलावा क्रिटिकल से ऊपर तो वैसे ही स्टीम ड्रम की जरूरत है, वहां तो वैसे ही ये बेसिकली आपका यूज होगा, इसलिए इसको यूनिवर्सल प्रेशर बॉयलर कहते हैं, कि चाहे आप इसको लोअर की करें हाई की करें। लेकिन डेफिनेटली अगर आप इसको डिजाइन कर रहे हैं, अगर लेट्स सपोज आपके पास बॉयलर वंस थ्रू है, तो अगर वो अबव क्रिटिकल प्रेशर्स पे तभी यूज हो सकेगा कि अगर उन अबव क्रिटिकल प्रेशर्स और टेम्परेचर को सस्टेन करने की उसकी ट्यूब्स के अंदर सलाहियत होगी। तो डेफिनेटली जब आप जाते ही हायर यानी जो है सुपर क्रिटिकल प्रेशर्स की तरफ जाते हैं, तो डेफिनेटली फिर आपको मैकेनिकल इंटीग्रिटी ट्यूब्स की हायर रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि हायर प्रेशर टेम्परेचर्स को उन्होंने बेसिकली डील करना था, और हायर थर्मल स्ट्रेसेस बेसिकली उन्हें वियर करने मैकेनिकल और थर्मल स्ट्रेसेस। तो जब अब सब क्रिटिकल ऊपर आते हैं, तो उसी हिसाब से वो बेसिकली डिजाइन होती हैं, तो रिलेटिवली लोअर जो है यहाँ पे आपके पास स्ट्रेसेस आपके पास आ जाते हैं। बाकी उसके अलावा एक और चीज है कि जब स्टीम ड्रम हम यूज करते हैं, तो स्टीम ड्रम में से हमने बात की थी कि वहां से स्टीम जो है ब्लो डाउन, स्टीम ब्लो डाउन की हमने बात की थी, स्टीम ब्लो डाउन या स्टीम ब्लेडिंग की बात की थी, यानी कि स्टीम हम आउट करते हैं, मैंने हमने बात की थी ना, जिसमें दो थे, एक कंटिन्यूस है और एक इंटरमिटेंट के आपके पास, यानी कि कुछ टाइम के बाद अब स्टीम हम क्या करते हैं, यानी कि बेसिकली एटमॉस्फेयर में क्या है कि हम कुछ थोड़ी देर बाद जो हम हमेशा निकालते रहते हैं। हमने इससे बात की थी ना कि आपके पास जो मेन जो स्टीम है जो मेन लूप में चल रही है, मेन लूप में मतलब यही कि आपके पास जो स्टीम जनरेटर है, स्टीम टरबाइन है, कंडेंसर से फिर वाट और ये से आ रही, तो ये जो मेन लूप है, इसमें से हम लोग क्या करते हैं, स्टीम जनरेटर में हम लोग जो है क्या करते हैं, उसमें हम लोग स्टीम ड्रम में से जिस तरह है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें से कुछ जो है हम निकालते हैं, आउट करते हैं, इसको ब्लो डाउन बोलते हैं, ठीक है, स्टीम ब्लो डाउन वो करते हैं सिर्फ किस लिए कि उसकी जो अंदर हम उसको कंडक्टिविटी के थ्रू मेजर करते हैं। बेसिकली मकसद ये होता है कि उसके उसमें जो डिफरेंट है, ये हमने लास्ट में डिस्कस भी किया था, जैसे सलीका भी है और भी आपके पास हैं जो है डिफरेंट गैसेस हैं, तो डिफरेंट जो मिनरल्स वगैरह होते हैं, उनकी जो आयंस होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन को हमेशा हम कम करते हैं, ताकि क्या हो कि ताकि वो आगे जाके आपके जो स्टिपर हीटर्स हैं, रीहीटर्स हैं, और इवन सबसे ज़्यादा फिर रिक्वायरमेंट आपकी स्टीम टरबाइंस की आती है, ताकि उनको वो जो है वो डिपॉजिट होके उनको जो है वो अफेक्ट ना करें। इस पर हमने बात की थी ना, आई होप। तो अच्छा, तो यही चीज है कि अब जब वंस थ्रू की जब स्टीम ड्रम हम यूज करते हैं, तो इसमें हमारे पास यहाँ पे क्या है कि हम यहाँ पे बेसिकली आपके पास जो भी हम उसको मड कहें, सलीका कहें, जो भी, तो यहाँ से हम जो स्टीम निकाल के उसको फिर हमारे पास ये इजी होता है, फिर हम उसको आगे सुपर हीटर में भेजते हैं। सुपर हीटर की अपनी रिक्वायरमेंट है, हायर जब उसने टेम्परेचर पे वर्कआउट करना है, तो उसकी सर्टेन जो है कनेक्टिविटी हो, यानी कि मिनरल्स की जो अमाउंट है वो एक खास लेवल उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन वंस थ्रू बॉयलर में फिर अगर अब इसमें करेंगे, तो इसमें फिर आपके लिए फिर स्टीम रिक्वायर्ड, इसमें तो ये था कि स्टीम रिक्वायर्ड की जो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट रिलेटिवली कम है, क्योंकि यहाँ पे आप स्टीम जो है वो ब्लीड करवा लेते हैं। लेकिन इस सिनेरियो में, वंस थ्रू वाले सिनेरियो में, आपके पास हाईली प्योरीफाइड आपको फिर जो है वो आपको जो है वो स्टीम चाहिए होगी, जो कि उसके सुपर हीटर में से गुजरे, ताकि उसको सुपर हीटर को वो इशू ना करे। अच्छा कुछ समझ आइए बातों की, ठीक है। अच्छा, इसको ना, अच्छा आपने अपने कॉन्फिडेंस के लिए ना हमेशा ये देखिए, हम बहुत बड़ा वो नहीं है ना, बहुत बड़ा है कि इस पर बहुत ज्यादा टाइम लगे आपका, इसको एक बार आप वर्ड में वर्ड ये ना लगे, इसलिए कहता हूँ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसको एक बार वर्ड में वर्ड इसमें से जरूर आप गो थ्रू करेंगे, तो आपको बड़ी अच्छी चीजों की समझ आएगी, ठीक है। अच्छा हम तो
थोड़े मेन पॉइंट्स हम लोग ले रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा इफेक्ट ऑफ स्टीम कंडीशन ऑन द हीट रेट, बाकी ये रीहीटिंग की इम्पैक्ट है। अगर हम रीहीट की तरफ हम जाते हैं, ये मैंने सिंपली यही बताना चाह रहा कि जब रीहीट की तरफ जब जाते हैं तो रीहीट की वजह से जो है बेसिकली हमारे पास ये हीट रेट है। हीट रेट एफिशिएंसी का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो हीट रेट डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि आपके पास एफिशिएंसी बढ़ रही है। तो सिंगल हीट रीहीट ये देख लें, और जब डबल रीहीट की तरफ जब जाते हैं तो इसमें, और जितना हायर प्रेशर के ऊपर जाएंगे, जितना अबव जाएंगे, इतने ही फिर आप जो वो फिर लो रहेंगे, फिर इतने ही आपके पास क्या है, अगर डबल रीहीट की तरफ जाते हैं तो डेफिनेटली इसमें क्या हो रहा है। अगर सपोज इसी को एग्जांपल दें तो आप देखें ये आपके पास अराउंड अबाउट 6 तक, ये 6 हीट रेट 6 डिक्रीज होने का मतलब यह है कि आप इतने टाइम्स आपके पास क्या हो रही है, आपके पास उसकी एफिशिएंसी एनहांस हो रही है, ठीक है। इतने परसेंट एफिशिएंसी आपके पास एनहांस हो रही है। जितने परसेंट आपका हीट रेट डिक्रीज हो रहा है, इतने परसेंट मीन क्या हुआ, आपके पास एफिशिएंसी एनहांस हो रही है। अच्छा, इकोनोमाइजर की तरफ, इकोनोमाइजर, अच्छा ये बेसिकली सुपर हीटर स्टीम ड्रम हो गया, सुपर हीटर रीहीटर हो गया, अब इकोनोमाइजर आ गया। इकोनोमाइजर बेसिकली क्या है, इकोनोमाइजर में आपके पास फीड वाटर जो आता है वो सीधा सबसे पहले आपका स्टीम जनरेटर में आपका जो आता है वो इकोनोमाइजर सेक्शन कहते हैं। सिंपल है, तो ये सारे हीट एक्सचेंजर हैं, इसी तरह सेम ट्यूब्स होती हैं, वही ट्यूब जो है जो सुपर हीटर वाली ट्यूब्स हैं, इसी तरह की सेम ट्यूब्स आपकी इधर इकोनोमाइजर में भी लगी होती हैं, लेकिन इनका डिजाइन डिफरेंट होता है। क्योंकि इकोनोमाइजर में क्या है, इकोनोमाइजर में आपने सबको लिक्विड को सैचुरेटेड लिक्विड पॉइंट तक आपने लेके जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, लेकिन सिंपली अगर देखें ये आपको वही दिखाऊंगा कि आपके पास सिंपल बंडल ऑफ ट्यूब्स हैं। एक बंडल ऑफ ट्यूब है वो आपके पास इकोनोमाइजर सेक्शन है, आगे बंडल ऑफ ट्यूब है वो उसको वो बॉयलर का सेक्शन है, उसके ऊपर स्टीम ड्रम लगा हुआ है, आगे फिर बंडल ऑफ ट्यूब्स है वो आपके पास सुपर हीटर है, फिर आगे बंडल ऑफ ट्यूब लगा वो आपके पास रीहीटर। अच्छा, economizers were used to before feed water heating, which means very low inlet water temperature to the economizer and consequently low tube outer wall temperature below the dew point of fluid has caused condensation. Here, इसमें से ये जरा इकोनोमाइजर आप लोग खुद पढ़ देंगे, इसमें मुझे कोई खास इसमें जो है चीज लगी नहीं कि जो आप लोगों को परेशान करें, ठीक है। सिंपली यानी कि इकोनोमाइजर बेसिक मकसद क्या है इसका कि सैचुरेशन टेम्परेचर तक उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना। ये वो ट्यूब्स हैं, यहाँ पे इनका ये कुछ ये तो खैर पीएच लेवल दी हुई है। इसी तरह इकोनोमाइजर ट्यूब का कॉमनली उसका डाया दी हुआ है, उनका साइज आमतौर पे क्या ट्यूब्स को होता है, मेड इन वर्टिकल सेक्शंस ऑफ कंटिन्यूअस ट्यूब्स, यानी वर्टिकल इसी तरह आपकी जब वो पूरा बंडल ऑफ ट्यूब्स बोला ना तो वर्टिकल आपकी लगी होती है। हॉरिजॉन्टली गैस गुजरी होती है, हॉरिजॉन्टली गैस आपके पास जा रही है, से तो ऊपर भी जा रही थी गैस। तो इसी तरह होता है कि जिस तरह आपके पास माइट भी आपको मेरा कैमरा खैर ओपन भी नहीं, यानी इसी तरह के आगे जब स्टार्ट में होता है तो जब आपके पास गैस जो स्टार्ट को होता है उसका, मैं फॉर एग्जांपल आपको हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर की अगर बात करूं, जो गैस टरबाइन के एग्जॉस्ट पे लगा होता है, तो गैस टरबाइन का एग्जॉस्ट है उसकी तो हाइट थोड़ी सी होती है, लेकिन जो आगे जाता है तो उसकी हाइट भी बढ़ती जाती है। तो इसी तरह आपके पास क्या होता है, गैसेस राइट साइड पे यानी कि हॉरिजॉन्टली मूव करके लेकिन साथ साथ वर्टिकली मूव करती है, फिर आगे जाकर चिमनी आती है। तो इसी तरह आपके पास उनके सामने जो है वर्टिकल ट्यूब बंडल ऑफ ट्यूब्स आपके लगे होते हैं। इसी तरह जो फर्स्ट बंडल ऑफ ट्यूब का फर्स्ट नहीं होता, बल्कि ये जो इकोनोमाइजर होता है ये सबसे लास्ट में लगा होता है, क्योंकि इकोनोमाइजर में टेम्परेचर कम होता है तो हम बेसिकली रिवर्स चाह रहे होता है ना, काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर कॉन्फ़िगरेशन हम लोग चाह रहे होते हैं ना, इकोनोमाइजर सबसे अब हमारा लास्ट पे हमारा आ रहा होता है। अच्छा, बाकी ये केमिकल क्लीनिंग वगैरह ये देख लीजिएगा, इसकी कमिश्निंग भी जब करते हैं ना, स्टार्ट में लगाते हैं तो इसकी प्रॉपर्ली केमिकल क्लीनिंग की जाती है। वैसे भी ओवरऑल हीट एक्सचेंजर चाहे जो सभी हो, चाहे आपके जिसके भी यूज करते हो, आप हमेशा केमिकल क्लीनिंग वगैरह करते हैं। फॉलिंग फैक्टर तो आपने पढ़ा हुआ ना, तो वही फॉलिंग फैक्टर क्या है, वही आपके पास जो डिपॉजिट्स ऊपर होते हैं उन डिपॉजिट्स की वजह से हमारे पास जो हीट रेट है वो बहुत कम हो जाते हैं, तो इसलिए क्लीनिंग की जाती है ताकि उनकी जो है मिनरल डिपॉजिट्स को जब वो उतारा जा सके।
इसी तरह वही जिस तरह मैंने पहले बताया था कि आपके पास वो जो ट्यूब्स थी, सिंपल बॉयलर की ट्यूब्स की उस टाइम डिस्कस की थी, इसी तरह उनके ऊपर स्टड्स, इसी तरह इनके ऊपर भी स्टड्स, स्टड्स क्या होते हैं, ये फिन्स या स्टड्स एक बात, इसी तरह होता है कि आपके पास जो ट्यूब्स की बाहर जो एक्सटेंडेड सर्फेसेज होती हैं, ठीक है, वो सिंपल प्लेट टाइप भी हो सकते हैं, फिन्स हो सकते हैं, जो स्टड्स हो सकते हैं वो जिस तरह कील नहीं होते इसी तरह के छोटे छोटे सिलेंडर टाइप, इस तरह कोई भी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन आपके पास हो सकती है, सिर्फ फोकस के लिए हीट ट्रांसफर यानी कि एरिया बढ़ाने के लिए, ताकि हीट ट्रांसफर जो एनहांस की जा सके। अच्छा, एयर प्री हीटर्स, उससे भी आखिर में, इकोनोमाइजर से भी आखिर में, फिर अगेन अगर गैस के अंदर आपके पास कुछ अगेन अगर उसके अंदर उसका टेम्परेचर स्टिल लिटिल हायर है, जो कि यूटिलाइज किया जा सकता है, वहाँ पे हीट की जा सकती है, सेव की जा सकती है, तो वहाँ पे एयर प्री हीटर्स लगाए जाते हैं। एयर प्री हीटर्स जो है, एयर प्री हीटर का मतलब मकसद ये होता है कि जो गैस जो हमने फ्यूल बर्न करना है उसकी जो एयर है, हम एटमॉस्फेयर से उसको फ्यूल बर्न करके देते हैं, तो वो अगर एयर हम पहले ही अगर वो जो वेस्ट हीट हो रही है उसी से हम अगर उस एयर को हीट करके अगर हम फ्यूल से बर्न करेंगे तो डेफिनेटली हमें फ्यूल लेस बर्न करना पड़ेगा कि सेम अमाउंट ऑफ हीट जब वो अपने जो है प्रोवाइड करने के लिए। तो वो जो है एयर हीटर में हमारे पास दो टाइप्स ऑफ एयर हीटर्स होते हैं। एक सिंपल ये है कि सिंपल आम हीट एक्सचेंजर की तरह करें, वो जो एग्जॉस्ट आपका इकोनोमाइजर के बाद फ्लू गैसेस हैं आप उनको हीट एक्सचेंजर से गुजारें, जिस तरह शायन ट्यूब काइंड ऑफ हीट एक्सचेंजर है, ठीक है। तो आप जो है उसके यानी कि इसका मकसद ये है कि इसको हम कहते हैं रिक्यूपरेटर एयर प्रीहीटर्स बोलते हैं, कि यानी कि इसमें डायरेक्टली you have heat transferred directly from the hot gases to the air across the heat exchanger surface, यानी कि डायरेक्टली का मतलब यहाँ पे ये नहीं है मिक्स नहीं होते, सिर्फ ये होता है कि आपके पास एक हीट एक्सचेंजर में एट अ टाइम एक तरफ से आपके पास जो है वो एयर आ रही है जिसको आपने हीट करना है, दूसरी तरफ से फ्लू गैसेस आ रही हैं, तो ये बेसिकली आपस में वो टेम्परेचर डिफरेंस को हीट एक्सचेंज करता है। ये सिंपल रिक्यूपरेटर एयर प्री हीटर है, जो कि जिसमें सिंपल वन ऑफ द एग्जांपल है वो शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर की आपने, और इवन प्लेट हीट एक्सचेंजर भी हो सकता है। दूसरा टाइप है वो है रीजनरेटर एयर प्री हीटर। इसमें क्या करते हैं, ये जो यहाँ पे ये जो डायग्राम है ये बेसिकली हमारे पास जो है ये हमारी ये पहली टाइप है रिक्यूपरेटर। रिक्यूपरेटर जो एयर प्री हीटर ये उसकी ये बेसिकली डायग्राम है, शेल ट्यूब काइंड ऑफ, ये आपके पास हमारे पास हीट एक्सचेंजर की डायग्राम थोड़ी क्लियर नहीं है। बफर ट्यूब्स का भी आपको कंसेप्ट होगा, फ्लो को टर्न करने के लिए यूज होती हैं। रिजनरेटर एयर प्री हीटर्स जो हैं उनका क्या होता है, ये डायग्राम जरा देखिएगा आपके पास इसी तरह है। आप इसमें ये होता है कि जो फ्लू गैसेस है उनसे एक आपके पास लगभग कुछ सॉलिड सरफेस है या कुछ भी है, कोई मीडियम है, वो मीडियम क्या करता है, वो हीट लेता है उससे, उसने ली आपके जो फ्लू गैसेस उससे लेने के बाद फिर आगे वो मीडियम पहले उससे कांटेक्ट में आया जहां से उसने उससे हीट ली फ्लू गैसेस से, फिर मीडियम उसके बाद वही कांटेक्ट में आता है आपकी एयर के साथ, फिर एयर को वही हीट देता है। जिस तरह यहाँ पे ये हमारे पास एक काइंड ऑफ व्हील काइंड ऑफ अरेंजमेंट हमारे पास है, ये शाफ्ट है, वर्टिकल शाफ्ट है, एयर प्रीहीटर है ये। इसमें क्या हो रहा है कि लेट्स सपोज हमारे पास फॉर एग्जांपल हाफ सेक्शन, इसमें ये देखें लेट्स सपोज हाफ सेक्शन में हमारे पास यहाँ पे फ्लू गैसेस है वो नीचे से ऊपर आ रहे हैं, दूसरी तरफ हाफ सेक्शन में हमारे पास एयर है यहाँ। अब ये रोटेट करेगा, जब इसका ये वाला जो सेक्शन है ये यहाँ पे हीट अप हो रहा है और ये वाला हीट होके जब इधर रोटेट करके इधर जाएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ चुका होगा, जब एयर के साथ यहाँ पे आएगा तो ये एयर को हीट देगा और इसी तरह एयर आगे जा रही है, और इसी तरह फिर जो ये हीट दे चुका होगा ये ठंडा हो चुका होगा, फिर ये वाला जो है हीट ले चुका ये आएगा और ये इधर फिर हीट गेन करना है, तो इसी तरह ये कंटिन्यूसली ये बेसिकली अपडेट करता रहता है। तो ये बेसिकली जनरेटर टाइप जो है ना एयर प्री हीटर है, तो ये वन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन जो बेसिकली यूज होते हैं, दो टाइप्स हमारे पास। अच्छा, बाकी स्टीम जनरेटर में फैंस यूज होते हैं। फैंस में अगेन फिर दो हैं, फोर्स ड्राफ्ट है और इंड्यूस्ड ड्राफ्ट है। फोर्स ड्राफ्ट वो हैं जो कि हम इनलेट के ऊपर लगाते हैं, स्टीम जनरेटर का इनलेट के ऊपर हमारे पास जो लगा होता है उसको हम फोर्स ड्राफ्ट बोलते हैं, और ये क्या करता है यानी कि आपके पास एयर जो है उस एयर को अंदर जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं धकेलना, ये वो फैन होते हैं जो कि धकेलने के लिए यूज होता है, ये सक्शन का नहीं काम करता, ये बस के धकेलते हैं अंदर की तरफ, बाहर से सक्शन करके अंदर धकेल रहे हैं उस एयर को और फ्यूल आ रहा है तो वहां पे बर्निंग हो रही है, तो वही बेसिकली क्या करते हैं कि जो धकेलते हैं तो अंदर पॉजिटिव प्रेशर जो है ये मेंटेन करते हैं आपके ओवरऑल जो स्टीम जनरेटर का, ये टोटली हाईली यानी कि इंसुलेटेड भी होता है और टोटली इसको लीकेजेस से बचाया जाता है, तो इसको ताकि वो जो फैन है
वो फिर जब एयर करता है तो कहीं भी आपके पास लीकेजेस ना हो और एग्जैक्टली चिमनी तक आपके जो थ्रू आउट फ्लो गैस पास होते हैं, फिर चिमनी से आपके पास आउट हो जाए। तो ये एक तरह से आपके पास क्या करेगा, तो जब ये धकेलेगा तो डेफिनेटली क्या होगा, आपके पास अंदर पॉजिटिव प्रेशर बिल्टअप होते हैं। इसके अपने एडवांटेजेस हैं, लोअर मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स। अब इसमें पहले दोनों देखते हैं, फिर दोनों से फिर आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज का थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा। अच्छा, एक इसका मकसद है सिर्फ एयर के साथ वर्क करता है, एयर अंदर धकेलता है। दूसरी तरफ से आपका फ्यूल आ रहा है, वो पंप लेस अगर आयल है तो वो पंप लगा होगा, वो फ्यूल प्रोवाइड करोगा। अगर लेस आपके पास जो है वो कोल आ रहा है तो कन्वेयर लगी होगी, उसके थ्रू आ रहा होगा, गैस के थ्रू आ रहा होगा तो कंप्रेसर लगा होगा, कोई वो अपना उसका अपना सेपरेट जो है बेसिकली उसका मूविंग अपना मैकेनिज्म होगा। तो ये इसका बेसिकली मेन पर्पस क्या है, एयर को करो। अब जो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन है वो एक और मेथड ये है कि आप इस तरह करें, बजाय इन पे लगाने के, फ्यूल तो आ जाए, इन पे आप एक सेक्शन दे दें जो बिल्कुल ओपन हो, और आप इसको आउट पे जो है जहाँ पे चिमनी स्टार्ट हो, ये बिल्कुल स्टीमरेटर का आउटलेट है, आउटलेट के ऊपर मैं फैन लगाता हूँ, वो क्या करता है, सक्शन का काम करता है। तो वो जो सक्शन के थ्रू फिर वो क्या करेगा, एयर जब अंदर करेगा तो वही उसी जगह से आएगी जो इनलेट के ऊपर जो ओपनिंग दी हुई थी वहां से। तो एक ये मैकेनिज्म है कि इसको कहते हैं इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन। तो यहाँ ये सक्शन के थ्रू फिर क्या कर रहा है, एयर को इन कर रहा है, और जैसे फ्यूल आ रहा है तो वो बर्न होके फिर ये क्या कर रहा है, तो ये जब सक्शन करता है तो ये दोनों की सक्शन कर होता है। इसके अंदर फिर क्या होता है, इसके अंदर पूरी फ्लू गैसेस इसके ऊपर से गुजर रही होती है। पहले वाला में क्या था, वो सिर्फ एयर को इनसाइड कर रहा था, अब उसका कोई फ्लू गैसेस साथ लेना देना नहीं था, उसने सिर्फ एयर के साथ था। लेकिन जो दूसरा जो आपका लगा होता है, जो आउट के ऊपर लगा होता है, जो आउट पे लगा हुआ है, इन पे है ही नहीं, लेस फॉर सिंपल इंड्यूस्ड ड्राफ्ट लगा हुआ है, तो वो फिर क्या उसने क्या करना, वो जब सक्शन करेगा वो तो सिर्फ उसके ऊपर से क्या होगी, उसके ऊपर सिर्फ एयर नहीं गुजरेगी, वो एयर फ्यूल पूरा मिक्सचर उसके ऊपर से गुजरा, तो वो अंदर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से आपके पास बाहर से अंदर एयर आ रही होती है, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अंदर लेस देन एटमॉस्फेरिक मेंटेन कर होगा। लेकिन जो फोर्स ड्राफ्ट था उसमें क्या था, पॉजिटिव प्रेशर था, बाहर एटमॉस्फेरिक है, अंदर मोर देन एटमॉस्फेरिक, और वो सिर्फ एयर के साथ कर होगा। तो इसी तरह ये इंड्यूस्ड वाला क्या होगा, वो पूरी फ्लू गैसेस को अंदर से बाहर फिर वो सक्शन करके फिर बाहर धकेल रहा होगा चिमनी की थ्रू। अच्छा, अब इनकी अगर देखें मेंटेनेंस प्रॉब्लम, डेफिनेटली इंड्यूस्ड साइड पे फ्लू गैसेस हैं, उसके अंदर CO2 है, CO है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकते हैं, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड भी हो सकती है, तो डिफरेंट गैसेस हैं, नॉक्स भी हो सकती हैं। तो डेफिनेटली उनकी वजह से उसके अपने मेंटेनेंस की प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा, वो सिर्फ एयर के साथ वर्कआउट नहीं कर होता, और डेफिनेटली टेम्परेचर लेवल्स भी डिफरेंट होते हैं इस। लेकिन मैं हम क्योंकि जब फोर्स ड्राफ्ट की बात करें तो फोर्स ड्राफ्ट में डेफिनेटली लोअर मेंटेनेंस प्रॉब्लम है एज कंपेयर टू दैट वन, और दे कंज्यूम मच लेस पावर बिकॉज कोल्ड एयर। अब इसमें क्या है, इसमें एक और बात हमने की थी, ये देखें, ये यहाँ पे ये फॉर्मूला VDP वाली ये बात, स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो जब आपके पास टेम्परेचर लेस होता है तो हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम भी लेस होता है, लेस स्पेसिफिक वॉल्यूम मीन लेस पावर कंजम्पशन। तो एयर जो है वो तो आमतौर पर एम्बिएंट टेम्परेचर के ऊपर एयर जो है अंदर वो ट्रांसफर कर होता है आपके पास जो फैन है। अगर लेट्स सपोज करें आपने एम्बिएंट नहीं है, आपने एयर हीटर लगाया हुआ, तो स्टिल वो उस एयर का टेम्परेचर बहुत कम है एज कंपेयर टू जो फ्लू गैसेस जो है इंड्यूस साइड पे वो जो लगा होगा, वो उन फ्लू गैसेस को जो निकाल होगा। तो इसलिए इनकी जो एक तरफ, दूसरी तरफ ये भी है कि फ्लू गैसेस में तो आपके पास फ्यूल की भी कंट्रीब्यूशन आ जाती है। तो फ्लू गैसेस की अमाउंट सिर्फ एयर से डेफिनेटली ज्यादा होगी। फ्लू गैसेस एक्चुअली क्या है, वो एयर अमाउंट प्लस फ्यूल की अमाउंट, तो उनको वो कैटर कर रहा है। और ये जो है ये क्या कर रहा है, इवन लो टेम्परेचर प्लस सिर्फ और सिर्फ एयर को कैटर कर होता है, एयर को कंडीशन कर होता है फोर्स ड्राफ्ट में। Their load is reduced by the absence of the additional gas equivalent of the fuel added। एक बात load reduced जब भी मैं बात करता हूँ, ये दोनों पॉइंट्स आ गए। As a consequence of the above, their capital and operating costs are low। ठीक है, इनकी कैपिटल कॉस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब क्या हुआ, कैपिटल कॉस्ट में क्या हुआ, लोअर साइज फैन, छोटा फैन यूज होगा क्योंकि सिर्फ एयर को कैटर करना है, बड़े फैन की जरूरत नहीं है, हायर अमाउंट नहीं है, लोअर अमाउंट को डेफिनेटली कंडीशन करना हो तो आपको छोटे सिस्टम चाहिए होगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट भी डेफिनेटली जब स्मॉल साइज है, स्मॉल पावर रिक्वायरमेंट्स हैं, तो डेफिनेटली फिर उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम हो। डिसएडवांटेजेस में अगर देखें तो इसमें क्या है कि जब पॉजिटिव प्रेशर अंदर बिल्टअप इसने किया होता है, उसमें क्या होता है, किसी भी पॉइंट के ऊपर कहीं भी आपके पास कोई इशू आता है तो किसी जगह पे भी अगर लीकेजेस हो सकते हैं, कहीं भी थोड़ा कुछ डैमेज है, तो आपके पास क्या है, लीकेज ऑफ नॉक्सियस गैसेस फ्रॉम द फर्नेस वॉल्स वुड बी टू द आउटसाइड नेसेसिटेटिंग अ गैस टाइट फर्नेस कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे आपको फर्नेस कंस्ट्रक्शन बहुत टाइट करनी पड़ेगी, नहीं तो अदरवाइज लीकेज होगी। वही वो जो एनवायरनमेंट होता है ना स्टीम जनरेटर के आसपास, वो एक वर्किंग एनवायरनमेंट है, ठीक है, और वो उस एनवायरनमेंट में आपके इवन जो फील्ड में जो लोग काम कर रहे होते हैं, तो वही हम कभी भी नहीं चाहते कि हमारे पास इवन चिमनी और ये सारे लगाने का मकसद ये होता है कि लोकलाइज्ड
जो हमारे पास जो उस एरिया में आपके पास पोल्यूशन या जो भी हैज़ार्डस गैसेस हैं ये कमुलेट ना हो, ये हाइट पे करते हैं। तो अगर वही स्टीम जनरेटर के में अगर वहाँ लीकेज होगी तो अंदर पॉजिटिव प्रेशर है, तो उससे क्या होगा, कहीं भी अगर आप कुछ भी थोड़ा सा होल होगा या कोई भी डैमेज होगा, उस वजह से क्या होगा, वो वहाँ पे आपकी गैस निकलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसने फोर्स ड्राफ्ट अंदर प्रेशर बिल्टअप की, अंदर हायर एम्बिएंट बाहर बहुत एम्बिएंट है। लेकिन इंड्यूस्ड में ये नहीं है, इंड्यूस्ड में क्या अंदर नेगेटिव है, तो कहीं भी अगर लीकेज का इशू होगा तो वो क्या होगा, वो अंदर एयर ही सक्शन हो रही होगी ना, उसकी वजह से ये इशू जो है वो इंड्यूस्ड में नहीं आता। Special attention must be paid to the design of inspection doors, chute doors, boxes and fueling heating openings. ये वही इसी पॉइंट की ही बेसिकली आर्गुमेंटेशन है कि ये जो भी आपके पास डिफरेंट जो आपके पास ओपनिंग डोर्स लगे हुए हैं, तो आप स्पेसिफिकली यू हैव टू पे अटेंशन। बाकी ये रिड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन भी हमने साथ यानी डिस्कस कर लिया। अच्छा, इसका एक कॉन्फ़िगरेशन ये भी है, उसको बैलेंस ड्राफ्ट कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि हम दोनों आप अप्लाई करते हैं, दो फैन लगा देते हैं। यदि एक कॉन्फ़िगरेशन ये थी सिंपल फोर्स लगाएं, और फोर्स क्या करेगा, वो दोनों को मीट करेगा, एयर को इन भी करना और बाकी अंदर जो जो गैसेस बने थे उन सभी को धकेल के पूरे स्टीमरेटर से निकाल के स्टीम उसके आउटलेट के ऊपर जो चिमनी आउटलेट पे जो प्रेशर रिक्वायर्ड है वो सारा मेंटेन करना एक ही फैन। एक ये था जो कि वो चाहे फोर्स ड्राफ्ट वाला था या वो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट वाले ने भी इसी तरह सेक्शन को सारे और इसी तरह आउट जो है वो चिमनी से करनी, वो सारे मेंटेन करना एक ही लगे होता है, या फोर्स वाला या इंड्यूस्ड। बैलेंस ड्राफ्ट में क्या करते हैं कि दोनों लगा दें, कुछ रिक्वायरमेंट फोर्स के थ्रू करें, कुछ आप इंड्यूस के थ्रू करें। और इसके थ्रू इसमें एडवांटेज ये होता है, वैसे तो देखा जाए तो कोशिश करेंगे आप जो है लेट्स सपोज आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप जब वो बिल्टअप करें अंदर, ठीक है। अब तो क्योंकि इंड्यूस भी आएगा ना, बैलेंस्ड क्या करें, पॉजिटिव प्रेशर बिल्टअप करने की कोशिश करें, लेकिन आगे इंड्यूस लगा तो डेफिनेटली क्या होगा, वो प्रेशर को नहीं बढ़ने देगा, वो नेगेटिव प्रेशर करें। इसमें कोशिश की जाती है स्टिल जो है ना वो कुछ प्रेशर जो वो लेस देन एटमॉस्फेरिक रखा जाए, meaning that the pressure in it is approximately atmospheric. Actually, it is kept at a slightly negative gauge pressure to ensure that any leakage would be avoided. Exactly. ताकि वो लीकेज वाला इशू सॉल्व करने के लिए दोनों जब लगाते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि मिनिमली जो है ना कुछ थोड़ा बहुत जो है ना उससे एटमॉस्फेरिक से नीचे रहे ताकि लीकेज इशू ना आए। अच्छा, बाकी ये सिंपल वही वर्क का फार्मूला था, जो सिंपल ये VDP वाला ये फार्मूला, ये आपके पास अगर फैन की एफिशिएंसी है, सिंपल एफिशिएंसी से हम इसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। वो हमारे पास ऊपर जो था वो बेसिकली हमारे पास एक आइडियल है, 100% एज पर एफिशिएंसी है। वो ये तो वो है कि जब हमें सॉरी ये इसके साथ देखें नहीं, ये वाला अगर वर्क जो है जो फ्लूइड को जो वर्क डिलीवर होता है वो ये VDP है, लेकिन वो जो फ्लूइड को डिलीवर हो रहा है आपको उससे ज्यादा देना पड़ेगा, तो शैफ्ट के ऊपर जो आपको वर्क देना पड़ेगा वो फिर डेफिनेटली क्या होगा, वो हमें पहले जो शैफ्ट पे देना है उससे इसलिए में क्या करना पड़ेगा, फैन की एफिशिएंसी से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर इसी तरह पावर की बात करें तो ये स्पेसिफिक वर्क होता है बेसिकली, तो अगर फिर मैं मैस m डॉट से मल्टीप्लाई करूंगा तो सिंपली मेरे पास क्या, मेरे पास टोटल पावर नहीं, सिंपली इसको मैस m डॉट से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये पावर हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। अच्छा ये डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है, वेलोसिटी डायग्राम है, अभी जो है मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगा, टर्बो वाले जो जिनका इंटरेस्ट है वो तो वैसे ही उसमें पढ़ रहे हैं, बाकी जब टाइम हुआ कुछ देख लेंगे, नहीं तो वेलोसिटी ट्रायंगल जब इस चीज को थोड़ा बहुत हम किस टाइम हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बर्नौली इक्वेशन तो आप लोगों को आती है ना यार, और हेड्स का तो पता है ना, स्टैटिक हेड, वेलोसिटी हेड, प्रेशर हेड, इसका पता है ना हेड्स का। गुड। अच्छा, आपके पास यहाँ पे 1 मिनट, ये डायग्राम जाता हूँ मैं इधर। आपके पास कोई भी ये एग्जैक्टली जैसा आपके पास ना देखें, पावर कंज्यूमिंग या पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस हमारे पास होते हैं, ठीक है। पावर कंज्यूमिंग डिवाइसेस में हमारे पास पंप कंप्रेसर की आमतौर बात करते हैं, लेकिन इन फैन भी हो सकते हैं और इनका प्रिंसिपल सेम ही इनका वर्क करने का, ठीक है। लेकिन हम फैन और कंप्रेसर में डिफरेंस क्या है ये बता सकते हैं? देखिए सबसे पहले मैं डिस्टिंग्विश करता हूँ, जी जी प्लीज।
अच्छा देखें, सबसे पहले मैं कहता हूँ पावर कंज्यूमिंग डिवाइसेस, मैंने 3 नाम लिए। पावर कंज्यूमिंग डिवाइसेस में 3 नाम लिए। मसलन तीनों कौन से हैं आपके पास? पंप्स, फैन एंड कंप्रेसर, तीनों पावर कंज्यूम करते हैं हमारे पास। ठीक है, उनकी ये 3 कैटेगरी हैं। अब इनको मजीद 2 कैटेगरी में डिवाइड करूं तो जो लिक्विड को पावर, जो यानी पावर कंज्यूमिंग का मतलब ये है कि जो फ्लूइड को पावर ट्रांसफर करते हैं, ये तीनों पावर ट्रांसफर करते हैं ना। तो जो आपका इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के साथ जो डील करता है, यानी कि लिक्विड्स के साथ डील करता है, उसको हम पंप कहते हैं। जो कंप्रेसिबल के साथ करता है उसको हम आमतौर पे कंप्रेसर बोलते हैं। फैन जो है ना, ये आपका फैन के क्रॉस डेंसिटी वेरिएशन नहीं होती, लेकिन करता ये गैसेस के साथ वर्क है। ठीक है, कंप्रेसर भी गैसेस के साथ वर्क कर रहा है, लेकिन वहां पे क्या है, वहां पे आपके पास क्या है, वो प्रेशर और डेंसिटी वेरिएशन। फैन जो है ये बेसिकली डेंसिटी वेरिएशन के साथ वर्क नहीं करता। सिंपल इसका बेसिकली क्या है, वो आपके पास फ्लो को गुजारना इसका मकसद है, इसका मकसद डेंसिटी वेरिएट करना मकसद नहीं है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो मकसद ये है कि जब हम आमतौर पे मशीनिंग में पढ़ते हैं तो हम उसमें 2 पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं हम लोग इनकम्प्रेसिबल वाला, जो कि पंप की कैटेगरी में आता है। दूसरा जो कंप्रेसिबल वाला है उसको हम बेसिकली थर्मल टर्बो मशीन की कैटेगरी में हम डालते हैं। थर्मल टर्बो मशीन में इनकम्प्रेसिबल में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आते हैं, पंप्स आते हैं और हाइड्रोलिक टर्बाइंस आती हैं हमारे पास। ठीक है, जिस तरह डैम्स के ऊपर लगी होती है, वहां पे देखें तो वहां पे कोई थर्मल की स्टडी तो नहीं कर रहे, कोई डेंसिटी वेरिएशन की बात तो हम लोग नहीं कर रहे थे, कोई टेम्परेचर वेरिएशन की बात नहीं कर रहे थे। ठीक है, लेकिन इसी तरह कंप्रेसर की तरफ आए तो यहाँ पे हमारे पास डेंसिटी वेरिएशन है, टेम्परेचर वेरिएशन है। फैन जब वो इन बिटवीन आता है, फैन एक तरफ देखें तो पंप्स की तरह उसके अंदर डेंसिटी वेरिएशन नहीं आएगी। ठीक है, टेम्परेचर वेरिएशन के साथ उसका ताल्लुक नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ देखें कंप्रेसर की तरफ, वो गैस के साथ जो है वो गैस को कंडीशन कर होता है। ठीक है, तो मीन इसी तरह आप उसको सिंपली आप इसी तरह कर लें। आप पंप्स की तरह एग्जांपल दें कि लेट्स सपोज पंप जो है वो क्या कर रहा है, वो आगे धकेल रहा है और प्रेशराइज कर रहा है वाटर को। तो फैन क्या कर रहा है, ये विदाउट जो है चेंजिंग डेंसिटी, ये एयर को बेसिकली कंडीशन कर रहा है, और एयर को जो है वो डेफिनेटली उसको अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहा होगा, जिसकी वजह से क्या कर रहा है, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी किधर जा रही है, उस एयर की वेलोसिटी बढ़ा रही है। ठीक है, अच्छा एग्जैक्टली पंप के जिस तरह कर्व थे उसी तरह ये हमारे पास, अच्छा हमारे पास कर्व्स की दो तरह होते हैं। हम आमतौर पे जो इसको ऑपरेटिंग पैरामीटर्स भी हम बोलते हैं। हम जो भी हमारे पास ये पंप्स हो गए, ठीक है, या इवन अभी जो बात में फैंस की कर रहा हूँ, तो हमारे पास एक हमारे पास होता है उसका प्रेशर, और दूसरी तरफ हमारे पास होता है फ्लो रेट्स होते हैं। ठीक है, अच्छा अब फ्लो रेट और प्रेशर, या हम आमतौर पे हेड की फॉर्म में बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे फैंस की फॉर्म में हम लोग प्रेशर की फॉर्म में हम लोग बात करते हैं। ठीक, तो वर्टिकल एक्सिस के ऊपर प्रेशर आता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर फ्लो रेट आता है। ये देखें, ये फ्लो आउटपुट है, यानी ये फ्लो रेट से जी आपके पास प्रेशर है, क्या हमसे ये स्टैक प्रेशर। ठीक है, जो कि चिमनी के ऊपर आपके पास वो जो प्रेशर होता है। अच्छा, अब जो आपके पास जो फैन लगा हुआ है जिसने ये प्रेशर डिलीवर करना है, उस जो फैन है उसका जो कर्व होगा, एक वो कर्व होगा कि उसका अपना, ये आपको हमेशा मैन्युफैक्चरर देता है, वो बताता है कि जब आपने फ्लो रेट जो है, किस फ्लो रेट पे कौन सा प्रेशर आपको डिलीवर करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? एक माइंड में रखिएगा। सॉरी, मैं प्रेशर की बात करता तो इट्स बेटर कि मैं, क्योंकि आमतौर फैन तो हम एटमॉस्फेरिक में लगाए होते हैं, लेकिन जब भी हमारे पास कन्फाइंड स्पेस में होता है तो वहाँ पे प्रेशर वेरिएशन होती है। तो इसलिए आई शुड हैव सेड कि भाई डेंसिटी वेरिएशन जो है वो आमतौर पे नेग्लिजिबल, कि मैं बल्कि वर्ड यूज करूंगा कि नेग्लिजिबल होती है फैन के पास। ठीक है, अच्छा प्रेशर और फ्लो रेट की जो वेरिएशन का ये कर्व है, ये बेसिकली फैन का होगा, और ये आपको मैन्युफैक्चरर देता है, ये उसका अपना डिजाइन कैरेक्टरिस्टिक है। तो जो जो फ्लो रेट हम बढ़ाते जाते हैं उसका क्या होता है, वो जो प्रेशर जो अचीव कर वो कम होता जाता है। इसकी अपनी रीजन है, क्योंकि आपके पास पावर एक्चुअली है क्या, पावर हमारे पास होती है डेंसिटी इनटू फ्लो रेट इनटू प्रेशर इनटू ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट है जी। डेंसिटी और भी कांस्टेंट हो गई, जी भी कांस्टेंट को निकाल दें, बाकी आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास फ्लो रेट और आपके पास प्रेशर आ जाता है। तो फ्लो रेट और प्रेशर दोनों का है। तो पावर इज, जब आपके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पावर, एक ही फैन है उसका एक साइज है, वो लेस 1 किलोवाट का, तो वो इतनी पावर दे सकता है। तो अगर मैं एच की वैल्यू इंक्रीज करूंगा तो डेफिनेटली फिर मेरे पास क्या होगा, यानी एच की, सॉरी मैं अगर वैल्यू इंक्रीज करता हूँ फ्लो रेट की, तो डेफिनेटली मीन क्या होगा, फिर प्रेशर कम होगा, ताकि वो एडजस्ट रहेंगे। अंडरस्टैंड करना है मेरी बात को?
तो अगर पावर कांस्टेंट Yes. रखनी है, कांस्टेंट रहनी है, उसकी कैपेसिटी को तो कांस्टेंट है ना, तो कभी तो बीन क्या होगा कि जब मैं फ्लो रेट बढ़ाता जाऊंगा तो डेफिनेटली एक तरफ तो वो बढ़ता जा रहा है, तो बीन क्या पावर तभी कांस्टेंट होगी, फिर उधर से प्रेशर कम होता जाएगा। और अगर मैं फ्लो रेट कम करूंगा तो फिर प्रेशर बढ़ता जाएगा। इसी तरह इनका आपस में ये एक रिलेशनशिप है जो कि बेसिकली उसका अपना डिजाइन है, वो किस तरह बढ़ेगा ये उसका अपना डिजाइन, उसका जो है वो बेसिकली फैक्टर है। अच्छा, एक ये चीज, दूसरी चीज होती है सिस्टम, जिस सिस्टम के ऊपर वो अप्लाई होता है। जिस तरह हम पंप्स की बात करते हैं, पंप्स का सिस्टम क्या होता है कि उसके लेस पर पूल ऑफ वाटर है, उसका पाइप इन कनेक्ट हुआ है और वो पूल है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर है, तो उसको पंप को पानी मिल रहा है वो किस प्रेशर में मिल रहा है और कितना बड़ा पाइप और पंप कहाँ पे पड़ा हुआ है, पंप ऊपर हाइट पे पड़ा हुआ है, तो उसका जो पाइप नीचे निकलेगा वो कितना 10 फीट का 20 फीट का है, उसके अंदर भी उसने प्रेशर मेंटेन करना है। फिर आगे वो पंप के आउटलेट के ऊपर लेस पर आपके पास पाइप्स लगे हुए हैं, डिफरेंट वाल्व्स लगे हुए हैं डिफरेंट सेक्शन में, फिर कहीं पे बैंड्स पड़े हुए हैं और वो कहीं जाके आगे हो सकता है 200 मीटर आगे कहीं जा रहे हो और वहां पे आप उसको कर रहे हो, तो ये जो सारी जो पाइपिंग सारी लगी हुई होगी, ये हमारे पास सिस्टम होता है। अब ये पाइपिंग जितनी बड़ी होगी, डाया कम होगा, डाया ज्यादा होगा, जितने ज्यादा वाल्व होंगे, जितने ज्यादा बैंड्स होंगे, वो डिफाइन कर रहे हैं उस सिस्टम को, ठीक है, कि वो सिस्टम कितनी रेजिस्टेंस, तो ये सिस्टम की रेजिस्टेंस है बेसिकली कि वो कितनी रेजिस्टेंस देगा, तो वो जो वो सिस्टम का बिहेवियर वो इस तरह होगा। अब ये इस तरह का बिहेवियर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों होता है, उसकी वजह ये है कि लेट्स सपोज मैं उस पंप की जो है वो मैं बात कर रहा हूँ, लेट्स सपोज टू मेक इट आई मीन इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर यू गाइस, कि भाई अब एक पाइप है, सिंपल पाइप है, आप चले 20 फीट का पाइप ले लें, अगर मैं उसमें से हमने जो है प्रेशर की बात की ना, अगर मैं उसमें से हायर फ्लो रेट निकालूंगा, ठीक है, जब हायर फ्लो रेट निकालूंगा तो उसके अंदर से प्रेशर पाइप पंप के अंदर ज्यादा होगा, पंप कह रहा हूँ पाइप के अंदर प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा? मैं क्या करूँ, स्टैटिक प्रेशर मेजर करता हूँ, लेट्स सपोज उसके ऊपर एक ट्यूब से लगा देता हूँ, बिल्कुल वर्टिकल होल करके लगा दूँ, जितना ज्यादा मैं फ्लो रेट उसमें से गुजारूंगा इतना ही ज्यादा वो प्रेशर सेंस करेगी। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात को? हेलो जी सर। जितना क्यों वो प्रेशर ज्यादा फील करेगी, तो ये यानी कि इसमें क्या होगा, इसका मतलब ये होगा फ्लो रेट भी बढ़ा है साथ प्रेशर भी बढ़ा है, इसलिए यहाँ पे प्रेशर और फ्लो रेट का सिस्टम में जो बेसिकली है ये बेसिकली ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसका बिहेवियर आपके पास ये डायरेक्टली होता है। इसमें एक सेम कांस्टेंट पावर आप बेसिकली दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते, इसका बिहेवियर ये इस तरह होता है। ये हमारे पास फैन का कर रहे हैं, तो इसी तरह यहाँ पे हमारे पास सिस्टम कौन सा होगा, यहाँ पे सिस्टम वो स्टीम जनरेटर है, उस स्टीम जनरेटर की बंडल ऑफ ट्यूब्स हैं जो बीच में रेजिस्टेंस दे रही हैं, वो एक कन्फाइंड स्पेस है जिसमें से वो वहां से आपके पास वो एयर और इसी तरह आपके पास वो बर्न होने के बाद फ्लू गैसेस जिसमें गुजर के फिर आगे वो जब वो चिमनी में कहीं पे डिवर्ट है, कहीं पे बैफल्स लगी हुई हैं, तो ये सारा जो है आपके पास ये वो आपके पास सिस्टम, और आगे फैन का ये उसका बिहेवियर इसका, तो जिस पॉइंट के ऊपर ये कैंसिल करते हैं ना वो ऑपरेटिंग पॉइंट होता है, ये ऑपरेटिंग पॉइंट। अच्छा, अब इसमें 4 कर्व बने हुए हैं, अब आरपीएम की बात है, अब अगर आपके पास आमतौर पर ये प्रेफरेबल होता है, देखें जिस तरह हम स्टीम जनरेटर में हमारे पास पावर हमेशा सेम नहीं रहती। अब मैंने आपको बताया कि अब लेट्स आप और आमतौर पे स्पेशली पाकिस्तान में आजकल तो हालात बड़े अच्छे हैं, इससे पहले तो जब ये लोड शेडिंग और इस तरह के मसाइल थे उस टाइम तो हमारी जो ग्रिड है उसके अंदर इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन आती थी, और जितनी आपके पास जो ये फ्रीक्वेंसीज जो वेरी करती है ना आपकी ग्रिड्स के ऊपर, उन फ्रीक्वेंसीज की वजह से फिर आपके पास जो आपकी जो लोड है वो टोटली हर पावर प्लांट के ऊपर लोड आपका फिर चेंज होता है, और उसी चेंज होने की वजह से फिर उसी को मीट करने के लिए फिर क्या करते हैं कि आप अपने पूरे सिस्टम को एडजस्ट करते हैं। अभी जिस हमने कहा कि लोड वेरिएशन, तो लोड वेरिएशन को एडजस्ट करने के लिए क्या है, आपने एयर की अमाउंट ऑफ एयर और फ्यूल जो बर्न करना है उसमें हमेशा फ्लक्चुएशंस आती रहेंगी, जब फ्लक्चुएशंस आएंगी तो जो फैन है जो एयर आपको सप्लाई कर रहा है तो उसकी अमाउंट में फ्लक्चुएशन है, तो जब उसकी अमाउंट में फ्लक्चुएशन आ रही है तो अगर मैं क्या करूं, मैं अगर ऐसा काम कर लूं कि मैं उस फैन के आरपीएम को चेंज करूं, इट्स अ बेस्ट प्रैक्टिस, वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस कि मैं आरपीएम बढ़ा दूं जब मुझे हायर रिक्वायर्ड है। देखिए जब मुझे हायर रिक्वायर्ड है मैं 1160 पे चल जाता हूँ, यहाँ मुझे 60 आ रही है, जब मुझे लो रिक्वायर्ड है यहाँ पे ये अराउंड मेरे पास 50 से अराउंड 45 आ रही है, मैं 860 पर पे शिफ्ट हो रहा हूँ। तो आप वेरिएबल ड्राइव मोटर हो, स्पीड मोटर लगी हो तो मुझे फिर क्या करेगी, तो ये कर्व उसी सेम फैन का है जब इस आरपीएम पे चल रहा है और जब 960 पे चल रहा है उसका ये कर्व है, इस तरह ये है, इस तरह ये, तो ये अब हमारे पास है, इसको हम फिर जो है हम लोग चूज कर सकते हैं कि किस पॉइंट के ऊपर लेके जाना है। तो जब हम उसको चेंज करते हैं ना उसके आरपीएम को, तो फैन का कर्व चेंज होता है, सिस्टम के साथ तो कुछ भी नहीं करते, सिस्टम का कर्व वही है,
उस वही आपके पास एक ही कर्व सिस्टम का आ रहा है। सिस्टम तो क्योंकि वो स्टीम जनरेटर को तो कुछ नहीं कर रहा, हम तो सिर्फ फैन के साथ प्ले कर रहे हैं उसकी जो क्योंकि फैन की जब आरपीएम को चेंज करते हैं ना, तो आरपीएम की चेंज का मतलब क्या, वो जो फैन की जो ब्लेड्स हैं उनकी जब स्पीड चेंज होती है तो टोटली जो आपके पास फ्लो है उसकी नेचर चेंज होती है, उसका टोटली जो अंदर जो डिजाइन है, जिस तरह ये वेलोसिटी ट्रायंगल्स की बात करूं, ये यहाँ पे ये वेलोसिटी ट्रायंगल्स बनते हैं, ये इनका बिहेवियर चेंज होता है टोटली, ठीक, जिसकी वजह से बेसिकली ये उनका फिर ये बिहेवियर चेंज हो जाता है। पहले ये था, जो आप बढ़ाते जाते हैं ऊपर शिफ्ट हो जाता है, फिर ये बिहेवियर होगी 1160 पे उसका ये बिहेवियर है ये सेम फैन। वेरिएबल स्पीड कंट्रोल ये आप लोगों ने पढ़ना है। अब इसमें वो दिया हुआ है कि इफेक्ट स्पीड एंड परफॉर्मेंस फ्लो के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर के ये स्क्वायर के यानी ये आरपीएम है ना बेसिकली, तो आरपीएम में फ्लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, सिंपल विद नो पावर, और प्रेशर जो है उसके स्क्वायर के साथ है और पावर जो है उसके क्यूब के साथ। आप देख रहे हैं ना, क्योंकि उसके अंदर पावर के अंदर फार्मूले के अंदर आपके पास फ्लो भी आ रहा होता है, क्यू भी आ रहा है, और साथ आपके पास प्रेशर वाली वैल्यू भी आ रही है, तो ये दोनों आ रहा था, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, इसका क्यूब हो जाएगा, ये पावर आपके क्यूब है। तो जब आरपीएम के साथ उसका रिलेशन पावर का क्यूब के साथ है, तो एक्चुअली वो ये एम्फोसिस करना चाह रहा है कि अगर मैं एक फैन है, अब मेरी कैपेसिटी लेट्स सपोज ये वाली है, ये कैपेसिटी मेरी यहाँ वाली 45 मुझे फ्लो रेट चाहिए। अब मेरे पास मोटर जो है वो एक ही आरपीएम पे चल सकती है, वो लेट्स सपोज 1160 पे है। जब रिक्वायरमेंट यहाँ पे चेंज हुई, तो जब ये बार में मेरे पास है रिक्वायरमेंट मेरी ये है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें कई मेथड है। एक तो मेथड मैं ये कर सकता हूँ, जो उसका इनलेट वाली ओपनिंग होती है वो मैं कम कर दूँ, क्लोज कर दूँ। डेफिनेटली मैं क्लोज करता जाऊंगा तो उससे क्या होगा, बेशक इस आरपीएम पे चाह रहा ना, तो क्या होता है उसका बिहेवियर यही रहेगा, लेकिन एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, उसको बोलते हैं सिस्टम को चेंज करना। तो सिस्टम में जब चेंज करूंगा तो डेफिनेटली मैं अगेन मैं ये वाली अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ कि इसी कर्व के साथ पता फिर क्या होगा, सिस्टम वाला कर्व बिल्कुल इस तरह आ जाएगा, ये वाला, ये सॉरी इस पॉइंट पे आना ना, ये 45 अगर आना है, या चले लेट पर 40 चाहिए, तो मैं एग्जैक्टली क्या करूंगा, मैं जो उसको ओपनिंग उसकी क्लोज करता जाऊंगा, उससे क्या होगा, ये बेसिकली ये कर्व इधर पूरा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ओपन करते करते मैं इस तरह ले जाऊंगा। लेकिन इस सिनेरियो में क्या होगा, इस सिनेरियो का मतलब क्या होगा कि आपकी जो पावर कंजम्पशन है वो तो आपके आरपीएम के क्यूब के साथ है, तो आपने आरपीएम चेंज नहीं किए, पावर तो आपकी कंजम्पशन वही हो रही है जो पहले हो रही थी जब आपकी रिक्वायरमेंट 60 थी। लेकिन आप जब लोअर पे शिफ्ट हुए हैं, आपकी रिक्वायरमेंट कम है लेकिन पावर स्टिल आप वही ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो इसलिए बेहतर है कि आप इस पे जाएं, आप क्या करें, आप कुछ ले उसको लोअर आरपीएम पे लेके जाएं, उससे क्या होगा, आपकी रिक्वायरमेंट लोअर आरपीएम पे पूरी हो रही है, तो लोअर आरपीएम पे लेके जाएं ताकि पावर तो आपकी बचत हो ना। अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात को? ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है ना? बस आप लोग बोल दे तो मुझे थोड़ी सीढ़ी हो जाती है, कनेक्टेड ही हम लोग। यस अच्छा, स्टैक बेसिकली आपके पास क्या होता है कि चिमनी में से जब आपका, जिसे हम बोलते हैं धुआं बोलते हैं, यानी कि एक्चुअली फ्लू गैसेस होती हैं जो हमारी चिमनी से जब निकलती हैं, ठीक है, तो वो जो उसको बेसिकली हम स्टैक बोलते हैं। तो ये जो आपके पास जो स्टैक ये चिमनी जो यूज हुई होती है, उसमें से बेसिकली हमारा मकसद ये होता है कि हम उसको क्या करें, लीव आउट हमेशा ये देखें, जिस तरह ये बना, ये चिमनी बनी हुई है हमारे पास, स्टैक ऑफ ये इसको स्टैक ही बोलते हैं। इसको बनाने का मकसद ये होता है, ठीक है, एक तो ये होता है कि हमें जितना बड़ी ये चिमनी बनाते हैं, ये स्टैक बनाते हैं, इससे ये एडवांटेज होता है कि इतना ही ज्यादा हमारे पास एक तो डेंसिटी डिफरेंस का आता है, और दूसरी ये होता है कि जितना हाइट के ऊपर हम इसको वो लीव आउट करते हैं, इतना ही जो आपके पास हाइट के ऊपर जो आपकी जो एयर आती है, उस एयर में ये मिक्स होकर ये इतना बैटली ये स्कैटर करता है। अच्छा, अब हम ये इसकी हाइट कितनी होगी, और ये उसके बाद ये डेल्टा एच, अगर इस हाइट पे हम उसको लीव आउट करेंगे तो ये कितना डेल्टा एच हाइट तक ऊपर ये जाएगा, तो ये टोटल एच ई जो है, जिसको हम इफेक्टिव स्टैक हाइट बोलते हैं, ये उसकी क्या होगी, यानी कि गैसेस ओवरऑल कितनी हाइट पकड़ेंगी, ये वाली, ये वैसे इसके ऊपर ये सिंपल कैलकुलेशन है। ड्राइविंग प्रेशर आपका क्या है, ड्राइविंग प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक डेंसिटी और एवरेज स्टैक गैस डेंसिटी। एवरेज स्टैक डेंसिटी मतलब ये है कुछ चिमनी के इनलेट से लेके आउटलेट तक इसमें चेंज हो रही होती है ना, तो चिमनी के अंदर जो गैसेस की डेंसिटी और बाहर एयर की डेंसिटी, जिस तरह डाउन कम और राइजर में डिफरेंस था ना, इसी तरह यहाँ भी है कि यहाँ भी अगर आपके पास इस तरह डेंसिटी जो है, अंदर की डेंसिटी और बाहर की डेंसिटी, उनका जो डिफरेंस है सेम देखें, वही डाउन कम, उसी तरह की सेम ये इक्वेशन में ये लिखी हुई है, ठीक है।
तो इसी तरह हाइट ऑफ द स्टैक है h है। तो ये हमारे पास ड्राइविंग पोटेंशियल है यहाँ पे, या ड्राइविंग प्रेशर क्या है हमारे पास, जो कि इक्वल टू क्या है, डेंसिटी डिफरेंस है एटमॉस्फेरिक एयर का, और एवरेज स्टैक गैस डेंसिटी है इनटू h जो है वो स्टैक का हाइट है, और g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये सिंपल gc जो हमारे पास यूनिट कन्वर्जन फैक्टर हमारे पास। अब सिंपल इस डेंसिटी की वैल्यू अगर नहीं पता, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो हमारे पास वही परफेक्ट गैस लॉ है उसको अप्लाई करें, P इज इक्वल टू क्या होता है, रो RT होता है, तो ये सिंपल वही उसको अप्लाई करें, जो हमारे पास ये एयर का, और ये जो हमारे पास अंदर जो स्टैक गैसेस होती हैं हमारे पास, फ्लू गैसेस हैं, ये स्टैक गैस कह लें ये उसका। अच्छा तो ये इसमें इसी तरह हमारे पास जो है, अगर इसमें हमारे पास PA एंड PS डिफर ओनली स्लाइटली, प्रेशर्स में डिफरेंस बहुत कम है, ठीक है, और RA जो है एंड R डिपेंड्स अपॉन द गैस कंपोजिशन एंड हेंस अपॉन द फ्यूल यूज्ड एंड इज अबाउट फ्लू टू फॉर मेंटेनेंस एंड फॉर फ्यूल एंड इक्वेशन कैन देन बी रिटन विद, और ये उसी बेसिस के ऊपर, ये इनमें डिफरेंस बहुत कम है, तो उसका बेसिकली क्या है, उसको इसने कॉमन ले लिया, और अंदर आपके पास मेनली जो है ये टेम्परेचर्स के डिफरेंसेस हमारे पास रह जाते हैं, जो बाहर एम्बिएंट एयर का टेम्परेचर और ये स्टैक टेम्परेचर, ये आपसे शुरू में बात की थी ना हमने कि अब एयर प्रीहीटर्स की भी बात की थी कि एयर प्रीहीटर्स भी लगा रहा है, जो भी लगा रहा है, लेकिन इन दी एंड हमेशा एक सर्टेन हमेशा उसका टेम्परेचर हमें लीव आउट करना पड़ता है चिमनी या जो स्टैक के एंड पे, ताकि जो रिलेटिव इजीली डिस्पर्स हो सके। तो जितनी ज़्यादा ये देखें, जितना इसी तरह जो ये टेम्परेचर का जो डिफरेंस होगा उसी बेसिस के ऊपर आपके पास जो ड्राइविंग पोटेंशियल ये हायर होगा। अच्छा आगे स्टैक प्रेशर, ये टेम्परेचर जो एवरेज है उसका ये बेसिकली है, किस तरह एवरेज करते हैं स्टैक इनलेट एंड एग्जिट टेम्परेचर, सिंपल उसको ये एवरेज किए हुए हैं। अच्छा डिस्पर्जन, अब कितनी बैटरली वो डिस्पर्स होगी, ठीक है, कंसंट्रेशन प्रोफाइल में इनके मेन जो जंक ऑफ जो अब हमारे पास जो फ्लू गैस है, वैसे तो अदरवाइज इधर भी मेन जो जंक ऑफ हमारे पास गैसेस है वो बेसिकली ये इसमें जा रही हैं। तो यहाँ पे ये जो इसका जो सोर्स है, अगर मैं दूर से देखूँ ना, तो ये मुझे नजर नहीं, तो अगर मैं कहीं दूर पे यहाँ पे खड़ूंगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये जो गैसेस आ रही हैं इनका सोर्स ये है, जो कि ये वर्चुअली सोर्स मुझे ये नजर आ रहा है, जो हाइट के ऊपर, यानी यहाँ से गैस निकलती फौरन ये इस तरह वेंटल तो नहीं होगी, तो वो बेसिकली क्या होगी, कुछ हाइट पकड़ेगी, और वही है, वही उस पर टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है, और उसके बाद इस तरह ये फिर जो है वो आइडेंटिटी आके एयर के साथ जो है डाइल्यूट हो जाएगी, आगे ट्रांसफर हो जाएगी। Second important function of a stack, dispersion of the flue gases into the atmosphere is defined as the movement of the flue gases horizontally and vertically and their dilution by the atmosphere. अच्छा प्लूम हाइट इसको बोलते हैं, ये डेल्टा H ये हमारे पास ये, और उसका H इसको दोनों का टोटल जो है वो हमारे पास क्या है, वो इफेक्टिव स्टैक हाइट है HE, जो कि हमें दूर से ये फील होगा कि ये एग्जैक्टली नीचे सोर्स है, इसकी टोटल हाइट जो स्टैक और प्लस प्लूम हाइट ये हमारे पास है। और ये जो हमारे पास प्लूम हाइट है डेल्टा H, इसके ये कोरिलेशंस हैं, गिवन होंगे, ये कोई जो है वो याद करने की जरूरत नहीं है, कार्सन मोसेस का डिफरेंट कोरिलेशंस दी हुए हैं सर, ये रिलेशनशिप है, और इसमें जो भी ये आप जो डिफरेंट वैल्यूज हैं वो आपको गिवन होंगी। स्टैक गैस वेलोसिटी यहाँ पे डेफिनेटली गिवन होनी चाहिए, स्टैक डायमीटर क्या है, विंड वेलोसिटी क्या है, तो ये डिफरेंट रिलेशनशिप्स हैं। तो अगर हमें रिलेशनशिप्स हमें पता हो, हम डेल्टा H हम फाइंड कर सकते हैं, स्टैक की अगर हाइट हमें पता हो तो हमें जो है वो इफेक्टिव स्टैक हाइट हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हम जो डेल्टा PD जो हम लोग फाइंड कर सकते हैं, हमें टेम्परेचर हमें पता हो और H की हमें वैल्यू हमें पता हो। अच्छा अभी तक कोई क्वेश्चन है तो काइंडली बता दें। हेलो यस सर, नेक्स्ट क्लास में अगर आप देख के तो फिर बता देंगे, अगर कोई और कंफ्यूजन नहीं तो। अच्छा ठीक है, सही है। सर कोर्स कितना रहेगा हमारा पावर प्लांट का? यार इसके बाद मेनली जो मैंने आपको करवाना है ना, जो असल में यार इस कोर्स में जो मेन एम्फोसिस है मेरा वो है बेसिकली थर्मल पावर प्लांट। वैसे तो ये पावर प्लांट्स है, तो आपको थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूंगा सोलर का बेसिक, सोलर का प्रिंसिपल क्या है, विंड का क्या है, इवन न्यूक्लियर की बेसिक इक्वेशन जो क्या होती है, वो सिंपल एम्फोसिस दूंगा एक आध लेक्चर में ना, कोशिश करूंगा एक दो लेक्चर में।
अदरवाइज जो मेन थर्मल पावर प्लांट में इसके बाद जो है वो हम कंबाइंड साइकिल, जिसके अंदर गैस नहीं है, गैस जो ब्रेटन साइकिल है वो और स्टीम साइकिल एज अ कंबाइंड, तो बेसिकली इसके बाद मेन जो चैप्टर है वो बना है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और हो सका तो थोड़ा वही बात करूं कि रियल जो है ना वो हम अपने तौर पे, बल्कि यार एक ना मैं टाइम लूंगा, उसामा साहब से मेरी बात हुई थी, वो थोड़ा सा आपको ना इसमें बेसिकली हम एक पीएलओ हम फॉलो करते हैं मैनेजमेंट का इस कोर्स में, तो वो आपके साथ करेंगे। वो मुझे सर मुझे कह रहे थे, हमारी आपस में बात होती क्योंकि केस स्टडीज के ऊपर ना, डिफरेंट जो पावर प्लांट की केस स्टडीज के ऊपर हम अगर वो प्रोजेक्ट में अगर हम लोग देख लें, उस पर हम लोग अगर काम कर लें, उसमें डेटा आपको इजीली मिल जाएगा, तो वो सर के साथ एक सेशन करवा लेंगे। ठीक है, कोई आधे घंटे का या 15-20 मिनट का, वो थोड़ा सा आपको प्रोजेक्ट के ऊपर आपको गाइड कर लेंगे। ठीक है, अच्छा बल्कि मैं यार यही चाहूंगा, मैं कहूंगा कि इसमें ना ये दो स्मॉल से ये सेक्शन, ये कंट्रोल क्या है, ये जरा आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट मैं मेरा दिल अभी, बल्कि मैं इब्राहिम से मेरी बात होती है कि मंडे को मैं क्लास करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो उसी में ये हम लोग ना इसको भी कर लेंगे और फिर आगे हम लोग मूव करेंगे। ठीक है, टेम्परेचर था, इसी तरह ये डिफरेंट हमारे पास जो है वो प्रेशर कंट्रोल हम करते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। ठीक है, वही बात हमारे पास जो लोड वेरिएशन वगैरह भी हमारे पास आती है, तो उसके बाद जब आप फ्यूल और मेंटेन करते हैं, जब फ्यूल वगैरह या जो एयर है उसकी अमाउंट जब डेफिनेटली चेंज होगी, तो उसकी वजह से क्या होता है, जब आपका हीट ट्रांसफर अमाउंट चेंज होती है, तो उसकी वजह से भी आपके पास क्या वो टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज हो जाती है। इसी तरह हम अगर जो स्टीम के लिए जो फीड वाटर दे रहे हैं, वो फीड वाटर के अमाउंट भी चेंज होने की वजह से आगे पास अगेन प्रेशर टेम्परेचर हमारे पास आगे चेंज होते थे, तो उनको बेसिकली किस तरह कंट्रोल करना है। अगर प्रेशर स्पेशली ये स्टीमुलेटर के ऊपर जो है, स्टीमुलेटर में इवन जो है अगर करंट फ्लो रेट जो रिक्वायरमेंट है अगर वो नहीं मीट कर रहे हो, तो उसकी वजह से भी हमारे पास वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, और ये टेम्परेचर बढ़ने की वजह से साथ प्रेशर बहुत ज़्यादा इवन इंक्रीज कर देते हैं, तो उसके स्पेसिफिक पॉप अप वाल्व्स ऊपर लगे होते हैं, सेफ्टी वाल्व्स अप्लाई लगे होते हैं, क्योंकि बड़ा हाईली प्रेशराइज्ड एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे, तो वो खुदा ना खास्ता हब का जो वो बॉयलर ना फटे। तो ये किस तरह, ये सिंपल जो आपके पास ये कंट्रोल है, ये जरा देख लीजिएगा। टेम्परेचर के हमने इसी तरह लास्ट टाइम बात की थी कि सुपर हीटर यानी कि स्टीम का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए टेम्परेचर यूज करते हैं, वो क्या करते हैं कि हम उसको सुपर हीटर के दरमियान में, उसमें वो प्राइमरी सेकेंडरी सुपर हीटर की ट्यूब्स थी, उसके दरमियान में उसको जो है आप क्या करते हैं, फीड वाटर को स्प्रे करते हैं, और स्प्रे करने से क्या करते हैं, वो अमाउंट ऑफ स्प्रे कंट्रोल करते हैं कि कितनी करेंगे लेस को, ताकि उसका टेम्परेचर जब वो एक अगर कंट्रोल करना है हमने उस हद से न बढ़े। ठीक है, ये सिंपल रेमेडी होती है, ये उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर सकती, लेकिन ये उसको टेम्परेचर डिक्रीज करने के लिए प्रिपरेशन यूज की जा सकती है। ये जरा देख लीजिएगा, हम इस पे ना नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे बात करके फिर आगे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, अच्छा दूसरा यार ये है कि मैं वही मंडे वाले दिन अब नो से एक्चुअली मैंने क्विज एक और लेना था, मैंने फिर उस दिन कहा, मैंने सोचा कि चलो यार 2 क्विज से ज्यादा ना हो, एक रनकाइन वाले से, यानी कि मैंने लेना था आपसे लोगों से क्विज, 2 लेने थे उसमें से ना, जो रनकाइन साइकिल है ना, एक उसमें से क्विज कर लेंगे और एक ये स्टीम जनरेटर वाले में से क्विज कर लेंगे। ठीक है, मंडे वाले दिन, ये जरा काइंडली आप देख लीजिएगा। ठीक हो सर मंडे वाले दिन सिर्फ उसी में से कर लें। जी मंडे को सर रंकाइन से कर लेते हैं और ट्यूसडे को उससे कर लेंगे स्टीम जनरेटर से। ठीक है, जैसे आप लोग बेहतर समझ, कोई मसला टर्बो का होगा कल क्विज? टर्बो का बिल्कुल यार, इंशाल्लाह टर्बो की छोटी सी क्लास कर लेंगे ना, है और साथ क्विज भी कर लेंगे। सर किस टाइम है, टाइम बता। टर्बो का मेरे ख्याल में अराउंड 12 करना लें, 12 बजे कर लें, मेरे ख्याल में सारे अवेलेबल होंगे मोस्टली। ठीक है सर, ठीक है, सही है सर, सही है। थैंक यू यार, अल्लाह आपको ज़ुबान में रखे। थैंक यू, अस्सलाम अल्लाह वालेकुम। हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ काशान काशी।